Hi everyone, this is the physical chemistry solution of your CPT paper. स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होता है आपका पेपर। अब पहला क्वेश्चन ये आपका assertion reasoning। क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। बोल रहा है पहला स्टेटमेंट 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू दैट इन 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए बेटा, ऑक्सीजन है और SO2 है, दोनों का मास हमने ले लिया है 32 ग्राम्स, राइट। अब हम अगर नंबर ऑफ मोल्स चेक करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। मोलर मास इसका अगर देखें, ऑक्सीजन का 32 होता है तो इसको 32 से डिवाइड करेंगे और इसको 64 से, तो यहां आता है हमारा 1 मोल और यहां आता है हमारा 0.5 मोल। तो सिंस कि हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज डबल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, तो हम बोल सकते हैं मोल्स अगर डबल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल होंगे, राइट, यानी कि असर्शन करेक्ट है। अब यहां पे रीजन क्या दिया गया है, O2 is a diatomic molecule whereas SO2 is a triatomic molecule. Now the statement यानी कि रीजन जो दिया हुआ है, रीजन का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन बिकॉज द रीजन वुड बी कि इसका मोलर मास डबल हो रहा है। मोलर मास डबल हुआ है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स हाफ हो रहे हैं, राइट। और इसी की वजह से अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, O2 ये असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं और लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, राइट। तो इसी के लिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। 52 A trivalent metal has an equivalent mass of 9 gram per equivalent. बोला गया है the difference in the molecular masses of its nitrate and sulfate will be. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52, एक ट्राइवेलेंट मेटल है, राइट। तो अगर आपको बोला गया है यानी कि वो मेटल A3+ करके आयन फॉर्म करेगा, राइट, ट्राइवेलेंट है बोल के। अब अगर हम उसके एटॉमिक मास को देखें, अगर उसका इक्विवेलेंट मास 9 है तो उसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास होगा 3 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट मास, दैट इज 27, राइट। अब ये हमें उसका एटॉमिक मास पता चल गया। अब हमें निकालना है डिफरेंस उसके मॉलिक्यूलर मास, उसके नाइट्रेट का और उसके सल्फेट का। अब A अगर नाइट्रेट फॉर्म करेगा तो वो फॉर्म करेगा ANO3 बिकॉज NO3 के ऊपर, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज जानते हैं -1 होता है, और अगर वो सल्फेट फॉर्म करेगा तो वो फॉर्म करेगा A2SO4, राइट। उनके मोलर मासेस कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखो A का एटॉमिक मास हम जानते हैं 27 प्लस नाइट्रेट, नाइट्रेट 3 बार, NO3 का मास अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आता है 62, राइट, 62, और 62 टाइम्स 3 वुड बी 186, राइट। और अगर हम यहाँ पे A2SO4 का चेक करते हैं तो 2 एटम्स हैं, एक एटॉमिक मास जैसे कि हम देख चुके हैं 27 है, तो 2 एटम का मास हो जाएगा 54, और सल्फेट का मास होता है बेटा 96। 96 का 3 टाइम्स अगर हम करते हैं, 96 का 3 टाइम्स करने से आता है आपका 288, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस देखो निकालना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम डायरेक्टली अगर इंडिविजुअल पार्ट्स में अगर हम डिफरेंस निकालें, यहाँ पे 186 से 288 तो हमारा 102 का डिफरेंस आ रहा है, और 54 और 27 के बीच में यहाँ पे 27 का डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस, तो हम कैसे कैलकुलेट सकते हैं, 102 प्लस 27 डायरेक्ट 129, है ना। कैलकुलेशन सिंपल रखिए बेटा ताकि सिले मिस्टेक ना हो। ज्यादा मैं इन दोनों को ऐड करके निकाल सकता था, इन दोनों को ऐड करके निकाल सकता था, तो उसमें मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजें करके अपना टाइम बचा सकते हैं, राइट। और 129 आया यानी कि हमारा आंसर होना चाहिए सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, मोलर मास ऑफ वाटर इफ इट कंटेन्स 50% हैवी वाटर D2O इज। तो बेसिकली वाटर में मेरे पास वाटर है, वाटर में मेरे पास H2O भी है यानी कि रेगुलर वाटर, एंड D2O भी है। अब आपसे बोला गया है कि 50% हैवी वाटर है यानी कि 50% नॉर्मल वाटर होगा। अब नॉर्मल वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है, और ये होता है, इसका मास अगर हम चेक करें, इसका मास आपको मिलेगा 20, राइट। अब तुमसे पूछा गया है कि मोलर मास ऑफ वाटर, इस पूरे मिक्सचर का मोलर मास क्या होगा। इस मिक्सचर का मोलर मास, देखिए मोलर मास एक इंटेंसिव क्वांटिटी होता है, और इंटेंसिव क्वांटिटी है जिसकी वजह से अगर हमें एवरेज मोलर मास निकालना हो तो वो होगा नथिंग बट उन दोनों का वेटेड एवरेज। अब दोनों 50% है तो हम बोलेंगे इसका हाफ ऑफ 18 और इसका हाफ ऑफ 20, राइट। और दोनों का एवरेज अगर हम देखें तो वो ऑब्वियसली क्या होता है, 19 होता है, एंड दैट शुड बी द मोलर मास ऑफ मिक्सचर, राइट। आंसर क्या होगा, बी, 19 ग्राम पर मोल। ओके, अगला सवाल, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 100
milliliter, centimeter cube is nothing but milliliter of 0.5 normal H2SO4 to get decinormal concentration is. अब देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है. 54 अगर हम देखें H2SO4 उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.5 नॉर्मल, राइट. अब आप मेरे को बताइए इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम वाटर ऐड कर रहे हैं. एडिशन ऑफ वाटर इज नथिंग बट डाइल्यूशन. अब एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि डाइल्यूशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर या फिर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट. तो यानी कि डाइल्यूशन वाले प्रोसेस में कभी भी नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होता, राइट. तो उसको हम डाइल्यूशन करके हम डेसी नॉर्मल बनाना चाहते हैं, यानी कि 0.1 नॉर्मल बनाना चाहते हैं, राइट. अब देखिए बड़ा सिंपल सा बात है. इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 जो रहेगा बिफोर डाइल्यूशन वो इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन भी होना चाहिए. दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर. तो मेरे को बताइए पहले हमारा 0.5 नॉर्मल का कितना सॉल्यूशन था? इक्विवेलेंट्स हम लिख सकते हैं बेटा. इक्विवेलेंस इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, राइट. एंड सिंस कि हमारे पास डेटा ml में दिया हुआ है, मैं काम करूंगा वॉल्यूम को जैसे मैं मिलीलीटर में लिखूंगा ना, यहां मिली इक्विवेलेंस आ जाएगा. तो हम यहां पे भी इसको मिली इक्विवेलेंस करके रिप्लेस कर सकते हैं, राइट. अब मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 बिफोर क्या होगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml. पहले नॉर्मेलिटी कितना था? 0.5 था और वॉल्यूम कितना था? 100 ml था, राइट. अब जैसे ही मैं इसको मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन चेक करूंगा तो वहां पे क्या होगा? नॉर्मेलिटी अब हो चुका है 0.1 नॉर्मल और उसका वॉल्यूम अगर हम देखें तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम शुड बी 500 ml, राइट. अब आपसे पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड. तो 100 ml मेरे पास पहले से था, उसमें कितना ऐड करूं वॉल्यूम ऑफ वाटर जिससे कि वो 500 हो जाए, राइट. तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आता है हमारा आंसर 400 ml एंड 400 ml इज नथिंग बट ऑप्शन डी विच इज योर करेक्ट आंसर. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं. 55 देखिएगा बेटा. 55 अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट. देखिएगा आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है 4A प्लस 2B प्लस 3C गिव्स व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज डज नॉट मैटर, ठीक है. अब आप मेरे को बताइए आपको रिएक्टेंट क्या बोला गया रिएक्शन में? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मोल ऑफ A. हमने कितना मोल्स लिया हुआ है वो हम देख रहे हैं. 1 मोल इसका लिया हुआ है. अब इसका अगर देखें B का 0.6 मोल्स लिया हुआ है और C का 0.72 मोल्स लिया हुआ है, राइट. अब द थिंग इज इफ द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो इज 4:2:3 दे विल रिएक्ट इन द सेम रेशियो, है कि नहीं. यानी कि इसके 4 मोल को इसके 2 मोल चाहिए. तो आप सोचिए 1 मोल को 4 मोल को अगर 2 मोल चाहिए तो 1 मोल को कितना चाहिए? 0.5. और 0.5 से यहां ज्यादा है. 0.5 से अगर यहां ज्यादा है तो ये एक्सेस है, यानी कि दिस कांट बी द लिमिटिंग रिएजेंट, राइट. अब आप मेरे को बताइए अब अगर कंपैरिजन रह गया A और C के बीच में. A और C के बीच में अगर हम देखें तो 4 मोल ऑफ A को 3 मोल ऑफ C चाहिए, राइट. तो अगर 4 मोल ऑफ A को 3 मोल ऑफ C चाहिए तो 1 मोल ऑफ A को 3/4 यानी कि द मोल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड वुड बी 0.75 मोल ऑफ C चाहिए. लेकिन क्या मेरे पास 0.75 मोल ऑफ C है? नहीं है. यानी कि यहां पे उससे अगर कम है दिस हैज टू बी आवर लिमिटिंग रिएजेंट. एंड आंसर यानी कि प्रोडक्ट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. तो मेरे को बताइए 3 मोल से मेरा 1 मोल प्रोडक्ट बनता है. जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. तो 3 मोल से अगर 1 मोल का प्रोडक्ट बनता है तो 0.72 मोल से कितना बनना चाहिए? 0.72 डिवाइडेड बाय 3 मोल. 0.72 डिवाइडेड बाय 3 वुड बी 0.24 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए. 0.24 इज देयर इन ऑप्शन नंबर सी, राइट. एंड दैट इज आवर आंसर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 56. Which one of the following pairs of gases contains the same number of molecules? अब same number of molecules basically मतलब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स. बिकॉज हम जानते हैं मोल रेशियो और नंबर रेशियो क्या होता है बेटा? सेम होता है, राइट. तो अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया सेम तो हमारा मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा. तो चेक कर लेते हैं बेटा. पहला दिया हुआ है क्या? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ऑप्शन ए देखिए. ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. मेरे को बताइए मोल्स चेक करना बड़ा आसान है. गिवन मास बाय मोलर मास 16/32 और यहां पे 14/28 हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन का मोलर मास 28 है. आप देख सकते हैं कि दोनों ही हमारा 0.5 के बराबर आ रहा है और दोनों का मोल्स अगर सेम है और मोल्स अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए. बाकी ऑप्शन में अगर आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं यहां 0.25 मोल होगा, यहां 0.5 मोल होगा. 8/32 22/44. ऑप्शन सी देखिए
इस नाइट्रोजन का 28 ग्राम यानी कि 1 मोल दिया हुआ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का 0.5, क्योंकि 22/44 0.5 होता है। और यहां पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया गया है, लेकिन नाइट्रोजन का 32/28 विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 मोल, राइट, वोंट बी इक्वल। तो आंसर ऑब्वियसली ए है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। 57 देखिए, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। अब देखिएगा, ये रिएक्शन में लिख देता हूं आपके लिए। H2O plus Br2 gives HOBr and HBr। अब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें, यहां 0 है, यहां -1 है, और सॉरी यहां 0 है। HOBr का अगर आप देखें HOBr, तो यहां पे आपको पता चलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहां -1 है। तो 0 से +1 वुड बी ऑक्सीडेशन एंड 0 से -1 वुड बी रिडक्शन। तो आप मेरे को बताइए यहां पे ब्रोमीन का क्या हो रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, राइट। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब क्या? बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब 57 का ऑब्वियस आंसर ऑप्शन बी है। ओके, आगे बढ़ेंगे। 58 अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रेडॉक्स। देखिए, आपको सामने एक रिएक्शन, एक स्केलेटल रिएक्शन दिया हुआ है। Zn plus NO3 minus gives Zn2 plus NH4 plus। अब देखिए, क्वेश्चन में स्पीड अच्छा रहने के लिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जल्द से जल्द ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। जैसे कि जिंक, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है, राइट। यहां पे Zn2 प्लस में +2, NO3 माइनस +5, नाइट्रोजन का यहां पे -3, राइट। अब आप मेरे को बताइए 0 से +2 व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? 2, एक ही एटम है, और नाइट्रोजन का भी एक ही एटम है दोनों साइड्स में। +5 से -3, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज हो जाएगा हमारा 8। 2 और 8 का सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम देखें तो क्या मैं उसे लिख सकता हूं? 1 और 4। अब आप मेरे को बताइए, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? 4Zn प्लस NO3 माइनस गिव्स 4Zn2 प्लस NH4 प्लस, राइट। तो हमारा कोएफिशिएंट जिंक और नाइट्रेट का तो आ गया, और हमें किसका चाहिए? OH माइनस का, बिकॉज रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द बेसिक मीडियम। अब रिएक्शन का OH माइनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चार्ज कैलकुलेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ मेरे को बताइए टोटल चार्ज क्या आ रहा है? जिंक न्यूट्रल है 0, NO3 माइनस एक ही है, तो टोटल चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज -1। बट राइट हैंड साइड अगर हम चेक करें तो Zn2 प्लस आयन है, वो भी 4। एक Zn2 प्लस के ऊपर चार्ज +2, 4 के ऊपर +8, और अमोनियम का 1 +1, तो हम बोलेंगे +9। -1 और +9 के बीच में अगर हम देखें तो डिफरेंस आता है बेटा 10, राइट। और इसकी वजह से हमें OH माइनस, जो कि एक नेगेटिव आयन है, वो हमें ऐड करना होगा। टू बैलेंस चार्ज आई विल हैव टू ऐड द नेगेटिव आयन ऑन द साइड व्हिच इज मोर पॉजिटिव, राइट। तो +9 वाले साइड यानी कि राइट हैंड साइड में मेरे को ऐड करना पड़ेगा 10 OH माइनस, राइट। इसका मतलब इससे देखिए हमारे पास सबका कोएफिशिएंट आ गया है। जिंक का कोएफिशिएंट आ रहा है 4, नाइट्रेट का कोएफिशिएंट आ रहा है 1, और OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का कोएफिशिएंट आ रहा है 10, राइट। तो 4, 1 एंड 10, एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर C। ओके, एंड दैट इज आवर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, रिएक्शन लिख रहा हूं मैं आपके लिए। H2S प्लस ट्वाइस ऑफ HNO3 gives 2H2O plus 2NO2 plus S, राइट। अब आपसे पूछा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में हम देखते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। राइट हैंड साइड में भी जितने भी जगह हाइड्रोजन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो हाइड्रोजन का कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हुआ है। सल्फर का हम चेक करेंगे बेटा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां -2 है एंड राइट हैंड साइड में 0 है। तो -2 से 0 तक अगर हम देखें एक एटम के लिए जो चेंज होगा, दैट चेंज विल बी इक्वल टू 2, यानी कि उसका n फैक्टर 2 है। और अगर हमें उसे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका n फैक्टर। तो मोलर मास H2S का 34 होता है, n फैक्टर 2 है, 34/2 इज 17, एंड आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला सवाल 60. Which of the following reactions is an example of a redox reaction? Right? Redox reaction का कौन सा एग्जाम्पल है? चलिए देखते हैं। अब redox reaction, जब आप ऑप्शंस को स्टडी करें, यहां आपके लिए स्टडी करना मैं बताता हूं क्यों आसान होना चाहिए। आपको क्या चीज को टारगेट करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए। आपको फर्स्ट चीज जो चेक करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट अपने
एटॉमिक या अपने एलिमेंटल प्योर स्टेट से किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है क्या? क्योंकि जब प्योर स्टेट में रहता है, स्टैंडर्ड स्टेट में रहता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है। और जनरली जब एक कंपाउंड बनता है हमेशा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स का गेन या फिर लॉस होता है, राइट? अब मेरे को बताइए, आपको अगर आप उस नजरिए से इन 4 ऑप्शंस को एक साथ स्कैन करते हैं तो आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि आपको ऑप्शन सी में O2 दिखाई दे रहा है, राइट? O2 दिखाई दे रहा है। O2 मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो ये वेरी फेमिलियर कंपाउंड पॉप्स अप O2F2, और आपको याद होगा कि O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, राइट? ये हम हमेशा पढ़ते हैं हमारे थ्योरी में। और +1 से 0 इसका मतलब जरूर यहां पे रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, राइट? और इसका मतलब जरूर किसी का ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है तो जरूर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो आपको यहां पे दिखाई देगा XeF4, Xe का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे +4 होगा, वेयर ऑन द राइट हैंड साइड इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 फ्लोरीन की वजह से +6, राइट? ज़ीनॉन का ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन सी क्लियरली पॉप्स आउट एंड अमंग द रेस्ट एंड हैज टू बी द करेक्ट आंसर। फिर भी अगर आप देखें, आप अगर ज्यादा श्योर होना चाहते हैं, बाकी ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं। XeF6 यहाँ दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। राइट हैंड साइड चेक कर लीजिए, एक ऑक्सीजन -2, 4 फ्लोरीन -4, -2 -4 -6, तो ज़ीनॉन +6 हो जाएगा। यहां पे भी अगर आप देखें 2 ऑक्सीजन -2 -4, 2 फ्लोरीन -2 -4 और -2 मिलकर -6, और ज़ीनॉन का +6। तो ज़ीनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कोई चेंज नहीं हुआ है। हाइड्रोजन हर एक केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब भी वो कंपाउंड बनेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिबिट करेगा। और यहां पे ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो यहां पे बस एक F- का ट्रांसफर हो रहा है XeF2 से PF5 की ओर, राइट? तो क्लियरली 60 में हम ऑब्जर्वेशन के साथ देख के बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 61, द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन emitted by hydrogen atom in the Lyman series is 16 by 15 R centimeter. What is the value of N2? Okay, अब आप मेरे को बताइए, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आ रहा है, राइट? और वो लाइमन सीरीज में, तो हम यहाँ पे N2 से मान लो n = 1 पे आएगा, क्योंकि लाइमन सीरीज है, इलेक्ट्रॉन हमेशा ends up at 1। तो इस केस के लिए जब हम रिडबर्ग्स इक्वेशन लिखेंगे, 1/λ क्या आता है? RH Z² 1/n1² - 1/n2², राइट? अब हम जानते हैं कि हमारा जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आके एंड अप कर रहा है वो 1 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वो एंड अप करेगा कौन से ऑर्बिट पे? 1², राइट? तो 1/λ आपका क्या हो जाएगा बेटा? RH हाइड्रोजन एटम है तो Z का वैल्यू 1 होगा, तो हम बोल सकते हैं 1 - 1/n²। और लैम्डा अगर हम देखें या फिर इसको और सिंप्लीफाई अगर कर दो तो आप बोल सकते हैं n² - 1/n², राइट? इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, n² - 1/n²। और लैम्डा जब हम देखेंगे तो वो क्या आएगा? n² - (1) into RH, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको कंपेयर कीजिए टू द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, 16 by 15 R, तो n² 16 n के किस वैल्यू के लिए होता है मेरे को बताइए? n का वैल्यू 4 होगा, और n² - 1 यानी कि 4² - 1, 16 - 1 is 15, बिल्कुल एड्स अप। n का वैल्यू आप डायरेक्ट कंपैरिजन से बोल सकते हैं 4 होगा, राइट? आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, प्लस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। नंबर 62, ओके 62 देखिएगा, आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन निकल, एटॉमिक नंबर भी आपको दे दिया गया है 28। अब बोला इट इज इक्वल टू दैट ऑफ, ओके, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, देखो 28 एटॉमिक नंबर की वजह से आर्गन, उसके बाद 3d8 4s2, राइट? आर्गन मतलब 18 + 2 20 + 3d का 8 28, ओके, ये निकल एटम है। अब एक एक करके मैं सारे ऑप्शंस को चेक करता हूं। ऑप्शन ए क्या बोला है? SnP इलेक्ट्रॉन्स इन F-, ओके, SnP इलेक्ट्रॉन्स इन F-। मेरे को बताइए F- का अगर हम देखें, फ्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन से शुरू कीजिए। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर हम जानते हैं कितना होता है? 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, लेकिन जैसे F- होगा वो एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो कहां पे गेन करेगा? 2p में गेन करेगा, ताकि वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाए। तो वो 2p5 से क्या हो जाएगा? 2p5 से हो जाएगा वो 2p6।
अब आपसे क्या पूछा है, एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एस और पी इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। 2 + 2 + 6 इसमें हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। इज 10 इक्वल टू 8? ऑफ कोर्स नॉट। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी बोला है पी इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन। आर्गन का बात करें 1s2 2s2 2p6, यहां तक नियॉन है। उसके बाद 3s2 3p6। तो p के इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको? p इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 6 हैं, यहां पे 6 हैं, यानी कि दोनों मिला के 12। 12 इज अगेन नॉट इक्वल टू 8। अब c Ni2+ बोल दिया आपको। Ni2+ अगर आप देखें तो निकल का ही एटम, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन में रिमूव करना है। 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करेंगे वो कहां से करेंगे? आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल मतलब 4s, और फोर्थ शेल से जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा इट विल बिकम आर्गन 3d8 और 4s0। अब मेरे को बताइए यहां पे Ni2+ में d इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 ही तो हैं, यानी कि ये 8 और ये 8 बिल्कुल इक्वल है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इज नॉट इक्वल टू 8। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। वी हैव ऑलरेडी फाउंड आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 63 which one of the following is not correct about black body radiation? ठीक है, केयरफुल इस चीज में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे काफी बच्चे इंटिमिडेट हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63। अब आप सबको याद होगा एक ग्राफ होता है, राइट? वाई एक्सिस में हम इंटेंसिटी प्लॉट करते थे, एक्स एक्सिस में लैम्डा, और ये ग्राफ का पीक अगर आपको याद हो इस तरीके से विद टेम्परेचर T1 T2 T3, जिसमें T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, कुछ इस तरीके से मूव करता था, राइट? अब मेरे को बताइए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द इंटेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विथ वेवलेंथ। कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का अगर आप ग्राफ देखें तो आप देखेंगे कि इंटेंसिटी जो कि वाई एक्सिस में प्लॉटेड है वो पहले बढ़ रहा है और फिर वापस से कम रहा है। तो ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, राइट? तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। बाकी स्टेटमेंट्स के पास आते हैं। ऑप्शन बी मेरे को बताइए क्या बोला है? एट हायर टेम्परेचर द इंटेंसिटी इज ग्रेटर करेस्पॉन्डिंग टू द एट हायर टेम्परेचर द इंटेंसिटी इज ग्रेटर करेस्पॉन्डिंग टू द सेम वेवलेंथ। मेरे को बताइए हम इसमें क्या करेंगे? T1 और T2, जिसमें T2 का टेम्परेचर हायर है, तो अगर मैं एट करेस्पॉन्डिंग टू द सेम वेवलेंथ के अलोंग अगर मैं एक लाइन बनाता हूं तो मेरे को बताइए लोअर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ये है और हायर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ये है। ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट देखो अब एक बार, द इंटेंसिटी इज ग्रेटर करेस्पॉन्डिंग, माने हायर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी इज ग्रेटर, हायर टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ज्यादा मिला कि नहीं आपको सेम वेवलेंथ के लिए? ऑफ कोर्स, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ओके, ऑप्शन सी को देखें। द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड इज लोअर एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो जिस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है उसका वेवलेंथ, द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड इज लोअर एट हायर टेम्परेचर। देखो लैम्डा मैक्स इस टेम्परेचर पे ये था, उससे हायर टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स और कम गया, उससे हायर टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स यानी कि जिस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रहा है वो और कमते जा रहा है। लैम्डा कमते जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, एनर्जी बढ़ते जा रहा है, एंड दैट इज अगेन करेक्ट। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा, ऑप्शन डी। तो कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें क्या बोला गया है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो देखिएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ मेरे को बताइए यहां पे क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी के बाद टर्म्स में बात कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर बात कर रहा है, अब ग्राफ हमारा वेवलेंथ के टर्म्स में, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इस डेटा को वेवलेंथ के टर्म्स में इंटरप्रेट करके एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो हम इसको वेवलेंथ के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? तो द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो मेरे को बताइए टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या हमारा वेवलेंथ पहले कम रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, एंड दैट इज इनकरेक्ट। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, आपसे आपके सामने कुछ सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, यानी कि कौन सा सेट हमारे जो रूल्स हैं उनको वैलिडेट करता है। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा n, l, m और s क्या रूल्स होता है। L का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से n-1 तक होना चाहिए। M का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, -l से +l तक होना चाहिए। बस इतना सही चेक करना है आपको। तो मेरे को बताइए, अगर हम फर्स्ट सेट ऑफ डेटा को देखें, फर्स्ट सेट ऑफ देखिए 3 0 0 + ½ मेरे को बताइए 3 है। अब यहां पे जो 0 है वो 0 से n-1 यानी कि 0 से 2 के बीच है, बिल्कुल ओके है। और ये अगर 0 है, m का वैल्यू बस 0 ही पॉसिबल है, वो भी ठीक है। s का वैल्यू +½ -½ कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट सेट ऑफ डेटा है, राइट। नंबर 2 2 2 1 +½ मेरे को बताओ 2 2, जैसे आपने ये 2 लिखा यहीं पे आपको पता लग जाना चाहिए कि ये डेटा गलत है। क्यों? क्योंकि l का वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता, बस n-1 तक जा सकता है, राइट। इसका मतलब ये डेटा गलत है। नंबर 3 4 3 -2 4 से l का वैल्यू कहां तक जा सकता है, 0 से 4-1, 0 से 3, यहां 3 है, ओके है। 3 से यहां पे मेरे को बताओ m का वैल्यू -3 से +3 -2 इज फाइन एंड दिस इज -½ दैट इज ऑल्सो फाइन, ओके। नंबर 3 इज ओके। नंबर 4 देखिएगा, नंबर 4 1 है, l का वैल्यू 0 से 1 तक, 0 से 1-1 यानी कि 0 से 0 तक ही जा सकता है, बस 0 बिल्कुल ओके है। m का वैल्यू अब -0 से +0 यानी कि 0, लेकिन यहां क्या दिया गया है -1, तो इसके बाद आप स्पिन में कुछ भी लिख दो, ये डेटा तो गलत ही होना है। नंबर 5 3 l का वैल्यू 0 से 3-1 यानी कि 0 से 2 2 इज फाइन। अब m का वैल्यू -2 से +2, लेकिन यहां दिया हुआ है 3 विच मेक्स इट इनकरेक्ट, यानी कि ये भी गलत है। तो अगर आप देखें 2 4 और 5 हमारा गलत आ रहा है एंड दैट इज मेंशन्ड इन ऑप्शन नंबर डी एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर, ओके। आगे बढ़ेंगे। 65 आपसे बोला गया था पेयर ऑफ एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज। अब देखिए न्यूट्रॉन्स किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा सीधा a - z। a इज मास नंबर, मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्रोटॉन कैंसल, बचा क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। तो आपको a - z चेक करना है। ऑप्शन ए देखिएगा बेटा, ऑप्शन ए C 6 12 और mg 12 24, दोनों के लिए a - z कैलकुलेट होगा। 12 - 6 6, 24 - 12 12, नॉट इक्वल, राइट। ऑप्शन बी देखिएगा, सोडियम 11 23, फ्लोरीन 9 19, a - z कैरियर 23 - 11 12, 19 - 9 10, नॉट इक्वल। ऑप्शन सी सोडियम 11 23, 23 - 11, अच्छा यह मैग्नीशियम भी लिख ही लेते हैं, मैग्नीशियम 12 24, 23 - 11 12, 24 - 12 12 इक्वल। यहां पे a - z का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के लिए सेम आ रहा है। ऑप्शन डी भी देख ही लेते हैं, सोडियम 11 23, पोटेशियम 19 39, ओके। 23 - 11 12, 39 - 19 20, नॉट इक्वल। बस एक ऑप्शन के लिए आ रहा है करेक्ट एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके, दैट इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड बोर ऑर्बिट टू दैट बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट। अब डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस इन एनर्जी को हम बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n1² माइनस 1/n2², राइट। बिकॉज इसके बाहर जो भी आता था उस एक्सप्रेशन में, रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलिए या जो भी बोलिए, वो सारे क्या है, कांस्टेंट है। और एटॉमिक नंबर्स बेसिकली सेम ही एटम के लिए बात किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिफरेंस इन एनर्जी किसका होगा, 1/n1² माइनस 1/n2²। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए अगर हम देखें तो 1/1² माइनस 1/2², यानी कि हम क्या बोल सकते हैं 1 - 1/4, 1 - 1/4 एंड दैट इज इक्वल टू 3/4, राइट। और सेकंड केस जो बोला है उसमें डिफरेंस एनर्जी किसके, सेकंड और थर्ड के बीच, बिटवीन दिस इज बिटवीन 1 and 2 and this is between 2 and 3, so this will be directly proportional to what, 1/2² minus 1/3²। तो आप मेरे को बताइए 1/2² क्या होता है, 1/4 minus 1/9, और इसे हम लिख सकते हैं 5/36
तो आपसे रेशियो पूछा है, तो आपको यहाँ पे 3/4 मिल रहा है, यहाँ पे 5/36 मिल रहा है, तो इसको डेल्टा E1 बोलते हैं, इसको डेल्टा E2 बोल देते हैं, दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो डेल्टा E1 डिवाइड बाई डेल्टा E2 इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाई 5/36, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से ये कटेगा 9 ऊपर जाएगा, 9 3s are 27 डिवाइडेड बाई 5 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ेंगे। 67 देखिएगा, आपसे बोला गया है व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच Eg ऑफ ऑक्सीजन इज -141 किलोजूल पर मोल, यानी कि ऑक्सीजन का गैसियस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और O माइनस में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस में डेल्टा H इज इक्वल टू -141 किलो जूल पर मोल। बोलने का मतलब ये है कि एक मोल ऑक्सीजन एटम जब एक मोल O माइनस में कन्वर्ट होता है तो 141 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। अब पूछा गया आपसे इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, अब मतलब O माइनस जब एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और O2 माइनस में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा H के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में क्लियरली डिस्कस किया है कि O माइनस और एक इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज है, मतलब देयर इज एन इनहेरेंट रिपल्शन बिटवीन देम, एंड इफ देयर इज एन इनहेरेंट रिपल्शन बिटवीन देम दैट मींस हमें एनर्जी देना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर देम टू कंबाइन, राइट। तो इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक अगर है तो इसका मतलब डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा H पॉजिटिव बस एक ही ऑप्शन का में को बता रहा है, ऑप्शन डी। वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 68, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन द पीरियोडिक ग्रुप। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा होगा, राइट। अब मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 43, अब मेरे को बताइए, एक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये 43 एलिमेंट कहां पे होगा। आप जानते हैं कि 36, अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद ना भी हो तो 36 क्रिप्टन तक याद होना चाहिए। तो अगर 36 क्रिप्टन जो कि एक नोबल गैस है यानी कि वो इस तरफ में कहीं होगा यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे। तो मेरे को बताइए उसके बाद 36 के बाद 37 38 एस ब्लॉक आपका, और उसके बाद 39 से लेके यहाँ पे अगर आप 48 तक देखें तो आपको पता होगा ये सारे डी ब्लॉक में आते हैं, राइट। अब मेरे को बताओ यहाँ पे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 43 है तो आपको पूछा है उसके ऊपर वाले एलिमेंट का, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर जानना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं कि इस एलिमेंट के जरूर 18 एलिमेंट बाद ये 43 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट आया होगा। तो 43 माइनस 18 कर दीजिए। 43 माइनस 18 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 25, और 25 होता है हमारा मैंगनीज, और मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया है जो कि काफी सिंपल होना चाहिए, है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वही, उसको हम यहां से यहां तक आर्गन बुला सकते हैं। आर्गन के बाद 18 के बाद 4s2 20 और 3d5 25, राइट। ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। ओके, बस इसके बाद वापस आपको बॉन्डिंग शुरू हो रहा है और हमारा फिजिकल का क्वेश्चन कंटिन्यू होगा इन सेक्शन बी। Hello everyone, welcome to the discussion of CPT1 organic chemistry part. So this is for the medical section. Let's start with question number 69. Question में बोला है हमें the CH bond and CC bond in ethane are formed by which of the following types of overlap. तो इथेन मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखें, ये हमारा इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें बोला है कि ओवरलैपिंग किस टाइप का होगा। तो जैसे ऑप्शन है हमारे, अगर ओवरलैपिंग की बात आए तो हमें थोड़ा सा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी पता होना चाहिए। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का निकालने के लिए एक सिंपल फंडा आपने पढ़ा होगा स्टेरिक नंबर का। स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो अगर हमारा स्टेरिक नंबर का वैल्यू आ जाए 2 तो हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 3 आ जाए तो sp2, अगर 4 आ जाए तो sp3, अगर 5 आ जाए तो sp3d, 6 आ जाए तो sp3d2, 7 आ जाए तो sp3d3। तो यहां पे अगर हम लोग देखें एक पर्टिकुलर एटम के लिए, जैसे कार्बन के लिए, यहां पे आप देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4।
तो स्टेरिक नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। सही है। नेक्स्ट सेम इस कार्बन के लिए भी आपको पता है 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब इसके लिए भी स्टेरिक नंबर का वैल्यू है 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। और आप देखो ये जो sp3 से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, अब यहां पे कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर है 1, सिर्फ 1s ही पार्टिसिपेट करता है, 1s1 इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या पार्टिसिपेट करेगा, 1s। तो यहां पे अगर हम लोग देखें इस कार्बन कार्बन के बीच में तो sp3 ओवरलैपिंग है, लेकिन अगर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखें तो इट इज sp3s। तो आपको 2 टाइप के ऐसे ओवरलैपिंग मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शंस में होने चाहिए। तो ए ऑप्शन में देखिए sp2s एंड sp2 इट इज मजाक, और बी ऑप्शन को देखे sps एंड sp फिर से गलत। सी में देखे तो ps एंड pp, व्हाट अ जोक, ठीक है। उसका डी ऑप्शन अगर देखें तो sp3s एंड sp3 तो यही डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। एक बार 70 को देख लेते हैं। इफ I2 इज डिसॉल्व्ड इन एक्वस KI, the intense yellow species I3- is formed. Okay. The structure of I3- ion is, तो हमें ये बोला गया है कि I3- का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप लोग देखो यहाँ पे I3- में I ही हमारा सेंट्रल एटम होगा और यहाँ पे माइनस आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आयोडीन के ऊपर 3 लोन पेयर आ जाएगा। क्यों ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आयोडीन का ग्रुप 17 अगर ये है, न्यूट्रल स्टेट में रहने के लिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि 7 होता है, तो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन भी 7 होना चाहिए, तभी न्यूट्रल स्टेट में रहेगा। लेकिन यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स 8 हो चुके हैं, तो हमें पता है अगर 7 होता तो वो न्यूट्रल स्टेट में रहता है। एक एक्सेस में है इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे समझ में, और नेगेटिव चार्ज हम लोग सेंट्रल एटम पे दे रहे हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। अगर ऑक्सीजन होता तब हम नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे देते, तो यहाँ पे नेबरिंग इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, क्योंकि नेबरिंग अगर 8 होगा तभी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा, और एक्सेस में होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें बोला है कि इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बताओ, मतलब बेसिकली ज्योमेट्री की तरफ ही टिल्ट कर रहा है वो। तो ठीक है, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक्सटेंसिवली बताया, बस मैंने ज्योमेट्री की बात नहीं की थी वहां पे। तो अगर ज्योमेट्री की बात कर लो तो अगर sp2sp है तो लीनियर ज्योमेट्री, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पे फॉर्मूला हमारा सिंपल है स्टेरिक नंबर का, सिग्मा बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा कितने हैं, 2, हमारे लोन पेयर एसएन बोले तो स्टेरिक नंबर, लोन पेयर कितने हैं, 3, तो स्टेरिक नंबर का वैल्यू क्या है, 5। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, और sp3d बोले तो tbp, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो जाएगा इसका ज्योमेट्री। सही बात है। वो ऑप्शन चेक करते हैं, ए स्क्वायर पिरामिडल गलत, बी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी सी ऑक्टाहेड्रल, डी पेंटागोनल बाई पिरामिडल तो यूजलेस हो गया फिर। सही बात है, तो बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सबका ये सही हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71, अगर 71 की बात करें हम लोग, CH बॉन्ड इन इथाइन एसर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले एसर्शन पढ़ लेते हैं। CH बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन CH बॉन्ड इन इथीन, ट्रू, ठीक है, क्लियर है। कैसे देखो, इथाइन बोले तो ये होता है स्ट्रक्चर, तो इथीन जो बोला गया है, इथीन इज दिस, तो यहां पे बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन है। तो एक काम करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा sp, इस कार्बन के लिए भी 2 सिग्मा sp, यहां पे आप इस कार्बन के लिए देख सकते हो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, इस कार्बन के लिए भी देख सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2। अब तुम सोचोगे सर इससे फायदा क्या है, मैं बताता हूं फायदा क्या है। आपने पढ़ा होगा कि मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होता है, और एस कैरेक्टर जितना ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या होगा, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। मतलब बॉन्ड लेंथ
उतना ही छोटा होगा। ये फंडा हमें पहले से पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे sp है, यहाँ पे sp2 है, sp का s कैरेक्टर क्या होता है? इट्स 50%। कैसे आया भाई? तो एक s ऑर्बिटल है डिवाइडेड बाय टोटल कितने ऑर्बिटल है? 2 इंटू 100 50% आ जाता है। वैसे ही sp2 के लिए s कैरेक्टर आपने पढ़ा होगा, इट्स 33.3%। कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ s ऑर्बिटल्स कितने हैं? 1 डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? एक s और 2p मतलब 3 इंटू 100 इज 33.3%। क्लियर है बात? तो ऑब्वियसली इसका s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन की बात हो तो यस, इथीन का बॉन्ड लेंथ इथाइन से ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्लियर है? ये तो ट्रू है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली बोलोगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मैं बता देता हूं, बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, लेकिन ये मैं कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो इट्स 1.34, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इट्स 1.2। लेकिन मेरे हिसाब से हमें क्वेश्चन में CH की बात की गई है, तो इसलिए हमने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन से देखा है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो CH के स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत नहीं है, यहां पे हम लोग ऑलरेडी S कैरेक्टर से इसे बता सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू। ठीक है, रीजन देखते हैं। Carbon atom in ethene is sp hybridized while it is sp2 in ethine. I think it is a joke of the millennium. सही बात है कि नहीं? इथीन में कहां से sp3 sp हाइब्रिडाइज्ड होता है? sp2 होता है, जबकि इथाइन में क्या होता है? इट इज sp। तो ये बिल्कुल गलत है, रीजन इज रॉन्ग। तो assertion ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। ए में बोथ assertion इन रीजन आर करेक्ट, नो ये तो गलत ही हो गया फिर। ठीक है, बी में बोथ assertion इन रीजन आर, फिर से गलत, गलत पे गलत। ठीक है, सी में अगर देखें, ये assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही। सी कैलकाटा जो है इज करेक्ट। ठीक है, तो डी में बोथ assertion इन रीजन आर इनकरेक्ट, इस पे तो कोई बात ही करनी नहीं है। assertion को इनकरेक्ट बोल दिया तो वो गलत ही है, तो सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 72। तो देखो 72 को कैसे सॉल्व करना था। डाइपोल मोमेंट हमें इसका गिवन है, इट इज गिवन। इसका हमें बोला गया है कि डाइपोल मोमेंट है 1.5 टी/। हमें बोला है कि डाइपोल मोमेंट इस नए कंपाउंड का निकाल के बताइए। तो ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो आप देखिए यहां पे इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग इन तीनों को कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट्स कंसीडर द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड। कैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पे अगर हम लोग X को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान ले, सपोज लेट इट बी हैलोजन ओनली। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही बात है, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली ये दो कट जाएंगे डाइपोल मोमेंट। एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको पता है 180 बनाएंगे तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। इससे एक एडवांटेज क्या मिलता है हमें कि ये तीनों का नेट डाइपोल मोमेंट जो हमने चेक किया वो है 0। तो इस मतलब फाइनली हमारे पास कंपाउंड में बचा कौन जिसका डाइपोल मोमेंट का कोई वैल्यू होगा? वो है ये। समझ में आया कि नहीं? ये तीनों से डाइपोल मोमेंट हो रहा है 0, मतलब अकेले बचा कौन? X। तो उसका वैल्यू तो भाई दिया ही गया है, क्या? 1.5 डिवाइड। तो इस क्वेश्चन को स्मार्टली हैंडल करना था। इसका आंसर हो जाएगा A, असम। दैट इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। इस कंपाउंड का बोला गया है कि IUPAC नेम बताइए। तो इसका हमें IUPAC नेम बताना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहां पे ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्कोहल, और ये दो मिथाइल क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको पता ही होगा कि हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी जाता है नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप्स को। सही बात है। उसके बाद प्रायोरिटी जाता है सफिक्स प्राइमरी को, जैसे एन, इन, आइन। लास्ट प्रायोरिटी जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स को, या फिर जिनको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो इसलिए वी विल ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम दिस फंक्शनल ग्रुप। सही है। अब नंबरिंग में अगर हम लोग इधर से जाएं तो 1 2 3 4 5, इसे 5th पोजीशन मिल रहा है भाई। और अगर नीचे से जाएंगे तो कौन सा पोजीशन मिल रहा है? 3rd। हम तो जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या देना है? मिनिमम पोजीशन। तो इसलिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। और E के बाद वॉवेल साउंडिंग आ रहा है तो E हट जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रीफिक्स
प्लस साइक्लो क्योंकि मोनोसाइक्लिक रिंग है, प्लस वर्ड रूट 6 कार्बन है, फिर सफिक्स प्राइमरी ANE9 जो भी है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन आया है, प्लस सफिक्स सेकेंडरी इज द कंप्लीट फॉर्मूला। सही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अभी तो मैंने इसको ऐसे सब्जेक्टिव वे में सॉल्व किया और हमारा आंसर भी आ चुका है, दैट इज 3,3 डाइमिथाइल्स 1 साइक्लोहेक्सानॉल या साइक्लोहेक्सानॉल या हेक्सेनोनॉल, दोनों ही करेक्ट है, सी कैलकाटा करेक्ट है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपने एग्जाम में इसको ऐसे आपको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको टेक्निक्स आने चाहिए। नोमेनक्लेचर का कभी भी क्वेश्चन हो, मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आपने क्वेश्चन देखा, ये वाला क्वेश्चन देखा, आपको सॉल्व कैसे करना था, आपने एक बार नंबरिंग कर दिया, अब आपको पता है 3 में क्या है, 2 मिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, तो आपको ऑप्शन में देखना था 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल कौन सा है, तो ऑब्वियसली सी और डी आपने एलिमिनेट कर लिया। ऑप्शन एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सी और डी आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपको पता है अच्छा ये फर्स्ट पोजीशन में अल्कोहल, तो ऑब्वियसली ये सफिक्स सेकेंडरी है, फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ऑल ही आएगा, तो आपको एलिमिनेट करना था कि डी इज अ मजाक। डी में दिया क्या है देखो, 1 हाइड्रोक्सी, क्या अकेला फंक्शनल ग्रुप कभी सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा? नहीं। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो भी अकेला दिया हुआ है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट कर ही नहीं सकता, तो डी वाज अ बोगस ऑप्शन। आया समझ में? तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, लेकिन एग्जाम में स्पीड इज समथिंग विच हैज टू बी गिवन लॉट ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 74, तो 74 में इसका IUPAC नेम देखते हैं, CH3 CO CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 COOH। दिस इज द कंपाउंड CH3 CO CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 COOH। इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तो हमें दिख चुका है यार, डॉन ग्रुप आ चुका है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारे पास कीटोन है। तो आप लोगों को पता है कि प्रायोरिटी टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर रहता है, सही बात है, तो इसलिए वो पैरेंट चेन फॉर्म करेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे डर के मारे, सब्स्टिट्यूएंट। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये नंबरिंग करने के बाद ही मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, 4 पे पक्का या तो ऑक्सो या तो कीटो या तो कार्बोनिल होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा प्रायोरिटी, और 2-3 में डाइमिथाइल। तो मैं आपको बताता हूं ऑप्शन एलिमिनेशन से, 4 ऑक्सो उन्होंने लिख दिया, लेकिन ऑक्सो को मिथाइल से पहले लिख दिया, अल्फाबेटिकली गलत। बी तो हो ही नहीं सकता है, C 4 कार्बोक्सी लिख दिया है और 3 मिथाइल लिख दिया है, तो व्हाट अबाउट 2-3 मिथाइल, 2 और 3 दोनों में मिथाइल है, C भी गलत। डी ऑप्शन में ऑप्शन एलिमिनेट करके ही कर सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? 4 ऑक्सो मिथाइल से पहले लिख ही नहीं सकते, अल्फाबेटिकली छोटा लिखना है हमें पहले, और बी तो हो ही नहीं सकता है गलत, 2 पे कार्बोक्सी है ही नहीं। सी कैसे गलत मैंने स्पॉट कर लिया, क्योंकि 4 कार्बोक्सी 3 मिथाइल बस दिया हुआ है, जबकि सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल कितने हैं, 2, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी डी बता सकते थे। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लो आप, 2-3 पे डाइमिथाइल है और 4 पे ऑक्सो है, पेंट 2-इन 1-ओइक एसिड, और ये ई हट जाएगा लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि ई के बाद वॉवल साउंडिंग है। तो आप देख सकते हो वही हमारा करेक्ट आंसर है। यू हैव टू इनकलकेट दिस हैबिट, ओके, कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना अगर आ गया तो आप कुछ चीजें बहुत जल्दी कर पाओगे। चलो, अब ये हमारा फिर ऑप्शन करेक्ट हो गया डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 75 में व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम, ये भी एक क्वेश्चन IUPAC नेम से है। तो बेंजीन के साथ COH, और यहां पे है NO2, और यहां पे है OCH3। तो हम लोगों को दिख रहा है कि फंक्शनल ग्रुप COH ही हमारा पैरेंट चेन फॉर्म करेगा, बाकी ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट ही होंगे। तो नंबरिंग यहां से करेंगे। तो मुझे बताओ, क्या इसको भी ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं हम लोग? 4 पे मिथॉक्सी है और 2 पे नाइट्रो। देखो 4 मिथॉक्सी, बाकी बी और डी में तो है ही नहीं, तो बी और डी वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अगर ए और सी में देखते 4 मिथॉक्सी, लेकिन एक में 2 नाइट्रो, एक में 6 नाइट्रो, तो मैंने ऑलरेडी नंबरिंग आपको बता ही दिया, क्योंकि मिनिमम पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके ये आपका करेक्ट आंसर होता। बाकी मैं लिख भी सकता हूं, अब यहाँ पे मिथॉक्सी, यहाँ पे नाइट्रो, अल्फाबेटिकली छोटा कौन है, मिथॉक्सी। तो 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो, और बेंजीन से COH जब अटैच रहे उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, और ये सुंदर ऑप्शन है ए। यू कैन ऑलरेडी चेक, दिस इज द करेक्ट आंसर। सही है, मेरे हिसाब से सबने सही किया होगा। 76 में हमें बोला है नंबर ऑफ एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। इसमें कितने एरोमेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है? कभी भी ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और एरोमेटिक स्ट्रक्चर बोले, मुझे पता है एरोमेटिक में हम लोग एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं, प्रॉब्लम वगैरह भी करते हैं, लेकिन एरोमेटिक बोलते ही बस एक ही एग्जांपल याद आना चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में, बेंजीन।
ठीक है, जनरली ऐसे क्वेश्चंस में बेंजीन को यूज किया जाता है। तो बेंजीन से रिलेटेड कितने स्ट्रक्चर बनेंगे C7H8O में? तो इट्स सो इजी। एक बार मैंने जब बेंजीन बना लिया, मुझे तो पता है बेंजीन में टोटल अभी 6 हाइड्रोजन है, लेकिन एक एडिशनल कार्बन हमें देना होगा ताकि 7 कार्बन हो जाए, ठीक है, और हाइड्रोजन अभी भी 5 है। तो आपको पता है 5 हाइड्रोजन यहां से आ गया और मुझे सेटिस्फाई कितने करने हैं? 8 हाइड्रोजन। तो वो तब आ सकता है अगर मैं ये वाला फंक्शनल ग्रुप ले लूं, जैसे अल्कोहल। सही है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे 7 कार्बन हमारे हो चुके थे, यहाँ पे 1 कार्बन को मैंने इन्वॉल्व किया था तो 5 हाइड्रोजन थे। अब 5 2 7 7 1 8, ठीक है, और ऑक्सीजन की बात हुई है तो मैंने अल्कोहल बना दिया यहाँ पे। अब आपको पता है अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर। तो यहां मैंने ईथर भी बना दिया, आपने पढ़ा ही होगा फंक्शनल आइसोमरिज्म में अल्कोहल का होता है ईथर। बाकी आपने ये भी पढ़ा होगा अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर इवन अगर बेंजीन से अटैच्ड है तो फिनॉल भी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो फिनॉल के डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं। जैसे OH को रख के आप CH3 को एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे और एक बार पैरा पे, तो आपके टोटल पॉसिबिलिटीज कितने आए एरोमेटिक स्ट्रक्चर बेंजीन को लेके? द टोटल पॉसिबिलिटीज आर 5, ठीक है। तो हमारा इसलिए आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। आई थिंक मेरे हिसाब से सबका सही गया होगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब 76 के बाद लेट्स हेड टुवर्ड्स 77। 77 में हमें बोला किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। दिस इज द क्वेश्चन। इनमें से कौन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म? इट इज वेरी सिंपल। टॉटोमेरिज्म मीन्स डीलोकेलाइजेशन विद द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। सेम रेजोनेंस की तरह ही होता है लेकिन विथ अ डिफरेंस, विथ अ तड़का, ठीक है। और वो तड़का क्या है कि डीलोकेलाइजेशन टॉटोमेरिज्म में भी होता है लेकिन यहां पे एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। आपको मैक्सिमम केसेस में हाइड्रोजन का ही एक्सचेंज मिलेगा और कुछ केसेस में ड्यूटेरियम का भी मिल सकता है। तो ड्यूटेरियम का एक्सचेंज भी पॉसिबल होता है, इसलिए ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं हाउ मेनी ड्यूटेरियम एक्सचेंजेस आर पॉसिबल। तो अब हम लोग देखते हैं यहां पे टॉटोमेरिज्म कहां कहां पॉसिबल नहीं होगा। ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन होगा, तो लेट्स चेक, ठीक है। तो यहां पे देखो ए, अगर ए की बात करें C6H5 बोले तो बेंजीन। अब बेंजीन के साथ CO अटैच्ड है और हमारे पास CH3 है, तो इसमें तो टॉटोमेरिज्म यार बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप यहां पे देखो इसका टॉटोमर ऐसे बना सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे अगर स्टाइल से लिखूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहां पे टॉटोमर कैसे बन सकता है। इसको हम लोग करेंगे डीलोकेलाइज, लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन को भगा के ले आओ ऑक्सीजन के पास। तो इससे देखो क्या बनेगा, COH डबल बॉन्ड CH2। आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, सिंपल। तो बन गया ना इसका टॉटोमर। यही तो होता है टॉटोमेरिज्म, डीलोकेलाइजेशन हुआ विद द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें तो पॉसिबल हो रहा है। अब हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं। किसी को ऐसा लग सकता है सर आपने यहां से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला? ठीक है, क्लियर है, मतलब बेंजीन को क्यों टच नहीं किया? बेटा हमेशा sp3 कार्बन को हमें टच करना है। आपने एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम मैकेनिज्म्स पढ़े होंगे टॉटोमेरिज्म में, तो हमेशा जो इन्वॉल्व हाइड्रोजन होता है वो sp3 कार्बन वाला ही होता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसलिए कभी भी sp2 कार्बन वाले हाइड्रोजन को टच नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन बी की बात करें तो इसको भी थोड़ा स्टाइल से लिखते हैं यार, टॉटोमेरिज्म के लिए थोड़ा सा स्टाइल बनता है, इथानेल। तो अब देखो यहां पे अगर हम लोग देखें, यहां भी डीलोकेलाइजेशन करेंगे हाइड्रोजन के एक्सचेंज के साथ, तो यहां पे आ गया OH और ये H। सही बात है, तो ये हो गया हमारा कीटोनिक ग्रुप CO, ठीक है, क्लियर है। कीटोनिक ग्रुप तो नहीं, चलो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, लेकिन कार्बोनिल तो है और यहां पे इनॉल है, तो इनके इस रिवर्सिबिलिटी को ही बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो यहां भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल हो रहा है। आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब C में देख लेते हैं यार, C में भी पॉसिबल हो जाएगा। ये हो गया एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर। तो अब देखो इसमें भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा। कैसे? ये हुआ डीलोकेलाइजेशन, ये हो गया हाइड्रोजन का एक्सचेंज, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से आप लोगों को पता चल रहा होगा पक्का हमारा आंसर कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है, क्योंकि ए, बी और सी में तो मैंने टॉटोमेरिज्म शो कर दिया। तो अब मैं बताता हूं डी में प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन डी। तो देखो डी ऑप्शन में अगर स्ट्रक्चर को बनाएंगे
तो प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हो यहां इस बेचारे कार्बन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, सही बात है कि नहीं? तो ये डिलोकेलाइजेशन करेगा कैसे? ये डिलोकेलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा बिकॉज दिस कार्बन डजंट हैव एनी हाइड्रोजन। इसको तो हम गंजा कार्बन भी बोल सकते हैं, इजंट इट? ठीक है, क्लियर है? यहां पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अब तुम बोलोगे सर यहां से निकाल लेंगे हाइड्रोजन, नो इट्स नॉट पॉसिबल। अपना थोड़ी हम किताब लिख रहे हैं कि कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल लें, यहां से पॉसिबल ही नहीं है। उसके उस कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन से, और यहां पे लेफ्ट साइड में तो बात करना ही नहीं है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट साइड में sp2 का भरमार है। तो यहां पे टॉटोमरिज्म बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, इट्स अ थियोरेटिकल क्वेश्चन तो इसको थोड़ा देखते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन इज, बोला है कि एक कार्बोनिल ग्रुप है विथ अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा, इसके लिए अल्फा कार्बन हो गया ये। ठीक है, चलो ऐसे ले लेते हैं, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया कार्बोनिल के लिए। इज अ कार्बोनिल कंपाउंड विथ अ हाइड्रोजन ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट्स विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल, यस ट्रू। अभी अभी जो हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि डीलोकलाइज करो और हाइड्रोजन को ले आओ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा OH डबल बॉन्ड CH2, यस इट्स ट्रू। तो ये वाला फॉर्म आपको पता है, कार्बोनिल को कीटो फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड की वजह से आता है इन, और ये अल्कोहल की वजह से आ जाता है ऑल। ठीक है, क्लियर है? संधि, सही बात है कि नहीं? दोनों को जोड़ दिया हमने, इन और ऑल, इनॉल, तो ये कीटो इनॉल फॉर्म हो गया हमारा। यही तो टॉटोमरिज्म होता है, कीटो इनॉल की जोड़ी, सही बात है। तो अब देखो यहाँ पे रैपिडली इक्विलिब्रिएट्स, यस दिस इज इन इक्विलिब्रियम, ट्रू। इक्विलिब्रिएट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल एंड देयर प्रोसेस नोन एज कार्बोनाइलेशन। अच्छी बातें कर रहा था यार, लास्ट में जाके मजाक कर दिया इसने, तो बिल्कुल गलत। ठीक है, अब नेक्स्ट बी ऑप्शन देखते हैं। द कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol and this process is known as keto-enol tautomerism। बिल्कुल सही, बी बॉम्बे जो है जीत जाता है इस कॉन्टेस्ट में। ठीक है, तो चलो सी और डी भी पढ़ लेते हैं कि क्यों वो गलत है। सी में बोला है कार्बोनिल ग्रुप विद हाइड्रोजन एटम्स ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रिएट्स विथ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल। नहीं 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 नहीं, ये तो यार नेवर वाली बात कर रहा है, तो ये धमाली ही कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ऐसी सिचुएशंस हैं जहां इनॉल की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, अगर एंटी एरोमेटिक बन जाए तो हम बोल सकते हैं कि कीटो से इनॉल बनने में मुश्किल होगा क्योंकि इनॉल एंटी एरोमेटिक है, वो बात हो सकती है। लेकिन आप अगर ऐसे बोलोगे तो कि 100% मतलब कभी बन ही नहीं सकता, इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता है, तो फिर ये थोड़ी हम मतलब ये क्यों पढ़ रहे हैं फिर? सही बात है कि नहीं? यहाँ पे ऑब्वियसली इन दोनों के स्टेबिलिटी में डिफरेंस रहता है, इन दोनों में इक्विलिब्रियम रहता क्यों है? क्योंकि कभी कभार कीटो ज्यादा भारी पड़ जाता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और कभी कभार इनॉल, यूजुअली कीटो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल से। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कीटो में दो चीजें आ जाती है, एक तो जो ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला बॉन्ड है दैट इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, उसमें आप देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर कीटो में 2 है। ठीक है, क्लियर है? एक तो ये रीजन होता है, प्लस इनॉल का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है, तो अगर वो ज्यादा एसिडिक होगा तो ऑब्वियसली उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि जो ज्यादा एसिडिक होता है वो बॉन्ड इजीली टूटता है, तो अगर वो बॉन्ड इजीली टूटेगा तो वो कम स्टेबल होगा। तो यूजुअली कीटो इनॉल पे भारी पड़ जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जैसे एरोमेटिसिटी हो गया, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी आती है, उसमें इनॉल कीटो से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो दोनों के ही ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां दोनों के ही ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई दे मेंटेन अ गुड इक्विलिब्रियम, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ये सी ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। डी की अगर बात करें, कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इनॉल एंड दिस प्रोसेस नोन एज एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रियम। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बस ऐसी अपना नाम दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर बी ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 79 का, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, ये बोला गया है। तो इसको देखो डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये पहले वाले ऑप्शन में कीटोन और ईथर है, और आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख सकते हो राइट वाले में भी सेम है, ईस्टर है। ठीक है, क्लियर है? वही कार्बोनिल और ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। अगर हम लोग देखें ऑक्साइम है, और ऑक्साइम जैसा ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमाइड का भी है, ये भी फंक्शनल आइसोमर है। ये एसएच हो गया थायोल,
और वो S के साथ 2 मिथाइल, मतलब वो हो गया थायो ईथर, ये भी फंक्शन ले। तो डी ऑप्शन जो करेक्ट होगा हम लोग ऑप्शन से भी बता सकते थे, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये दोनों पोजीशन आइसोमर से, इथाइल का पोजीशन डिफरेंट, लेकिन आप चाहते हो मैं इंडिविजुअली देखो इनको बता देता हूं, लेकिन ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप डी आंसर बता सकते थे। लेकिन आप देखो एक एक करके मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूं जो मैंने जल्दी सॉल्व किया अभी। मैं आपको हमेशा यही बोलूंगा कि स्पीड आपको डेवलप करना होगा स्कोर को बढ़ाने के लिए। जैसे यहां पे देखो, ये हो गया कीटोनिक ग्रुप, ये हो गया ईथर, और यहां पे अगर देखें ये एक साथ हो गया ईस्टर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट। तो यस दे आर फंक्शनल आइसोमर, लेकिन हमें बोला है नॉट फंक्शनल आइसोमर। कौन फंक्शनल आइसोमर नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगर बी की बात करें तो आपके पास लेफ्ट साइड में है ऑक्साइन, दिस इज योर ऑक्साइन। राइट में हमें दिया है विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अमाइड। तो आप लोग देख सकते हो 2 कार्बन और हाइड्रोजन भी 3 1 4 4 1 5, यहां भी 3 2 5, कार्बन 2 ऑक्सीजन 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो ये भी फंक्शनल आइसोमर ही है, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इवन सी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो C2H5 मतलब CH3CH2SH, और यहां पे 2 मिथाइल और सल्फर, तो इसको यार बोलते हैं थायोल। मैं तो बोलता हूं अल्कोहल की बहन थायोल, और ये हो गया थायो ईथर। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अगर हम लोग देखें इनके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि आप देख ही सकते हो यहाँ पे एसिडिक एच है, यहाँ पे एसिडिक एच नहीं है, तो ऑब्वियसली रिएक्शंस में इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। इवन ये भी फंक्शनल आइसोमर होते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे। अब देखो इनका अगर पोजीशन हम लोग देखें तो इट्स 1 2 3 4 5 6, यहां भी देखें 1 2 3 4 5 6। फंक्शनल ग्रुप को ऑब्वियसली फर्स्ट पोजीशन देना ही था, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, और सब्स्टिट्यूएंट को हमें ऑब्वियसली मिनिमम पोजीशन देना है। तो यहां पे सेकंड आ गया इथाइल का पोजीशन, वहां पे थर्ड। तो आपको पता है कि अगर मेन पैरेंट चेन सेम है और पोजीशन ऑफ या तो सब्स्टिट्यूएंट या तो फंक्शनल ग्रुप, या तो फंक्शनल ग्रुप या तो सब्स्टिट्यूएंट या तो मल्टीपल बॉन्ड, अगर इनका पोजीशन में डिफरेंस है तो उसको हम लोग पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। तो ये दोनों एक्चुअली पोजीशन आइसोमर है, दे आर नॉट फंक्शनल आइसोमर, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहां पे स्पेस है तो मैं लिख देता हूं, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं 80 के साथ। तो 80 में हमें क्या दिख रहा है कि गिवन 1 2 एंड 3 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। पहले ही बात कर चुके हैं, डीलोकलाइजेशन विद एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो कौन कौन टॉटोमेरिज्म दे सकता है। तो एक काम करते हैं, सब में पॉसिबिलिटी देखते हैं एक एक करके। इसमें अगर देखें डबल बॉन्ड के साथ CH3CH3 डबल बॉन्ड हो तो ये हो गया 1, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हो, और अगर यहां पे देखें पोजीशन उन्होंने सिलेक्ट किया है ये वाला CH3CH3, ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने सही ही बनाया है, ठीक है, दिस इज 2। और यहां पे अगर देखें डबल बॉन्ड हो और इस बार पोजीशन है ये CH3CH3, दिस इज 3, ठीक है, चलो सही। अब बोला है कि इनमें से कौन कौन टॉटोमेरिज्म दे सकते हैं, तो धराधर बनाते हैं यार। अब यहां पे अगर देखेंगे, यहां से हाइड्रोजन निकालना, डीलोकलाइजेशन विद एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, ये जो बार बार थर्ड पोजीशन से मैं एक्सचेंज कर रहा हूं इसी को बोला जाता है ट्राइड। क्या बोलते हैं इसे, ट्राइड, थर्ड पोजीशन से एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखो इसका टॉटोमर कुछ ऐसा बनेगा। तो 1 तो देगा टॉटोमेरिज्म। अगर 2 की बात करें, 2 में 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो आप हाइड्रोजन यहां से भी निकाल सकते हैं या तो हाइड्रोजन आप यहां से भी निकाल सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी। अगर आप इस थर्ड पोजीशन से निकालेंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइड। अगर आप फिफ्थ पोजीशन से निकालेंगे यहां से हाइड्रोजन, फिफ्थ कैसे बोला मैंने, अगर यहां से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, ठीक है, आप ऐसे नंबरिंग कर सकते हो 4 5, यहां पे 3 डैश लिख सकते हो आप। तो यहां से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे, मतलब थर्ड को छोड़ के ऐसे फिफ्थ 7th 9th ऐसे कोई और ऑड पोजीशन से अगर आप निकालोगे, प्रोवाइडेड इट्स sp3 कार्बन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पेस टॉटोमर। क्या बोलते हैं उसे, स्पेस टॉटोमर। तो यहां जैसे आप फिफ्थ से भी निकाल सकते हो, 3 से, अगर मैंने जैसे 3 से निकाल दिया, तो इनॉल बना के आपको बता देता हूं, आप फिफ्थ पोजीशन से भी निकाल सकते थे। तो ये बन जाएगा OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड,
तो अब देख सकते हैं टॉटोमरिज्म यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है। हमें बस यही बताना था पॉसिबल है कि नहीं। यस इट्स पॉसिबल। 3 में अगर देखें, 3 में तो सिर्फ स्पेस टॉटोमर से ही बनेगा, 5th से, ठीक है, बिकॉज 3rd में आप देख रहे हो वही सेम हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पे। तो अगर 5th से हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन पे आया, इसे धक्का मार के इधर ले जाते हैं, इसे धक्का मार के यहाँ पे ले जाते हैं, तो आप अगर देखोगे इसका इनॉल कुछ ऐसा बनेगा। OH यहाँ पे पहले से ही मिथाइल ने कब्जा किया हुआ था, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड। आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। सिंपल वे में हमने टॉटोमर बना दिया, तो तीसरे में भी बन रहा है। तो एक ऑप्शन होगा जहां पे 1 2 3 तीनों आ जाएंगे। तो ये कौन सा हो गया? बी। तो 80 का आंसर हो जाएगा बी, 1 2 एंड 3। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है। हाउ मेनी गॉश कॉन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल फॉर एन ब्यूटेन? एन ब्यूटेन के लिए कितने गॉश कॉन्फॉर्मेशंस पॉसिबल हैं? तो अब देखो मैं पूरा कहानी बता देता हूं ब्यूटेन का, तो हम लोग देख लेंगे कौन कौन से गॉश कॉन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो देखो एन ब्यूटेन मतलब हो गया ये। अब इसको हम लोग फ्रंट कार्बन ले सकते हैं, इसको बैक कार्बन ले सकते हैं, सही बात है। तो अगर हमने ऑब्जर्वर को यहां पे प्लेस किया तभी तो उसके लिए फ्रंट और ये बैक हो सकता है। तो मुझे बताओ फ्रंट कार्बन में क्या है? एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन। इवन बैक कार्बन में भी क्या है? एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन। यही तो है सबसे एलिमेंट्री फॉर्म, एकदम पहला फॉर्म, यही तो बनेगा, सही बात है, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब हम क्या कर सकते हैं सारे फॉर्म्स बनाने के लिए, आप किसी एक को कांस्टेंट रखो और दूसरे वाले को घुमाते रहो। तो मैंने फ्रंट को कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया एकदम, ठीक है, क्लियर है। और बैक को मैं घुमाते चलूंगा अभी। तो फ्रंट को वैसे ही रोक दो और बैक को 60 का रोटेशन दो, तो ये बनेगा। तो भाई जब मिथाइल भी 60 जाएगा तो ये हाइड्रोजन भी 60 जाएगा, ये हाइड्रोजन भी 60। कैन यू इमेजिन पूरे स्ट्रक्चर को, पीछे वाले कार्बन को ऐसे पकड़ के 60 का रोटेशन। ऐसे स्टीयरिंग चलाता है कि नहीं गाड़ी? आप भले अभी नहीं चला रहे हो लेकिन बैठे तो हो। चलो अब देखो, फिर से फ्रंट को फिक्स, बैक को 60 का रोटेशन। तो ये मिथाइल आ गया यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे। नेक्स्ट फिर से फ्रंट फिक्स्ड, बैक हमारा 60 के रोटेशन से यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। नेक्स्ट फिर से अगर आप बोलोगे कि 60 का रोटेशन देंगे तो मुझे बताओ बेसिकली मिथाइल यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। और एक लास्ट टाइम के लिए फ्रंट फिक्स्ड, बैक को फिर से 60 का रोटेशन। तो मिथाइल यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे। तुम बोलोगे क्यों ये लास्ट टाइम के लिए क्यों? और एक बार रोटेशन दे तो वापस से वही स्ट्रक्चर बनेगा। अब मैं इनका पूरा नामकरण कर देता हूं, ठीक है। ब्यूटेन के जो सारे स्ट्रक्चर बनाए, ये पहला वाला जो होता है ये एक्लिप्स तो है ही, लेकिन सेम ग्रुप्स इसमें इंसिडेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं परफेक्टली, क्या बोलते हैं इसे? परफेक्टली और फुल्ली एक्लिप्स। ये जो आपको दिख रहा है स्टैगर्ड, ये ऐसा स्टैगर्ड है जिसमें ग्रुप्स एडजेसेंट है। तो ऐसा स्टैगर्ड जिसमें ये ग्रुप्स मिथाइल मिथाइल एडजेसेंट हो, या कोई भी ऐसा ग्रुप हो, ठीक है, क्लियर है, कोई भी ग्रुप। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हाइड्रोजन को जनरली कोई ग्रुप नहीं मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन हाइड्रोजन ही तो होता है साथ में, बाकी सारे ही तो डेरिवेटिव होते हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन को इसलिए हम लोग, इसका इंटरेक्शन भी बहुत नेग्लिजिबल होता है इसलिए। तो यहाँ पे मिथाइल जो है, यहाँ पे मिथाइल को एज ए ग्रुप अगर हमने कंसिडर कर लिया है, अब ये दोनों एडजेसेंट है, तो ऐसा स्टैगर्ड जिसमें ग्रुप्स एडजेसेंट हो, बोले तो बेस्ट फ्रेंड, तो उसको बोलते हैं गॉश फॉर्म, सही है। अब तुम मुझे बताओ, इसमें ये फिर से एक्लिप्स आ गया, लेकिन ये ऐसा एक्लिप्स है जिसमें सेम ग्रुप्स इंसिडेंट ना हो, क्योंकि इसमें सारे इंसिडेंट थे तो दैट वाज परफेक्ट। अब इसमें सारे ग्रुप्स इंसिडेंट नहीं है, जैसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम आ गया, बट मिथाइल एच डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स। नेक्स्ट, ये ऐसा स्टैगर्ड है जिसमें मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट में आ गया हो, ये ऐसा स्टैगर्ड है जिसमें मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट में आ गया, तो इसे बोलते हैं एंटी फॉर्म। एंटी बोले तो दुश्मन, ठीक है, क्लियर है। तो इनमें देखो लड़ाई हो गया, बेस्ट फ्रेंड साथ में रहते हैं, लेकिन जिनके बीच लड़ाई होता है तो वो दूर चले जाते हैं, तो इसलिए एंटी, ठीक है। अब यहां पे अगर देखेंगे ये ऐसा एक्लिप्स है जिसमें फिर से सेम ग्रुप्स इंसिडेंट नहीं है, तो आपको लग रहा होगा इसकी याद आ रही होगी आपको, तो इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स, से बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स। और ये लास्ट फिर से स्टैगर्ड जिसमें ग्रुप्स एडजेसेंट है, तो बेस्ट फ्रेंड, दिस इज गॉश। तो
तो आप अगर देखोगे हाउ मेनी गॉश कॉन्फर्मेशंस आर पॉसिबल फॉर एन ब्यूटेन, आप खुद देख सकते हो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो आंसर कितना होगा 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ए असम। आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। लेट्स कंसिडर क्वेश्चन नंबर 82। तो अगर 82 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मुझे सारे ऑप्शंस डबल बॉन्ड सिस्टम दिख रहे हैं। तो डबल बॉन्ड सिस्टम के लिए फंडा बहुत सिंपल था। वैसे यूजुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर एनी कंपाउंड, आपको पता है कि अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हमें एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए होता और रेस्ट्रिक्टेड एटम में ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। ये दो बेसिक कंडीशन तो रहता ही है। तो अगर कोई डबल बॉन्ड सिस्टम हम लोग देखें, कोई भी सिस्टम हो, यहाँ पे बार बार मैंने देखा है एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी डबल बॉन्ड सिस्टम की अगर मैं बात करूं, वेदर इट बी सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन या सी डबल बॉन्ड सी, किसी के लिए भी ये तो फिक्स है। यहाँ पे जो ग्रुप्स होंगे ए बी सी डी, तो मैं आपको बता देता हूं, पहला तो होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वो तो है क्योंकि पाई बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर पाएंगे, आप जबरदस्ती रोटेट करने का ट्राई करोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वो प्रोवाइड कर रहा है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब व्हेन रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, इट इज स्टॉप्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो रेस्ट्रिक्टेड एटम में क्या होना चाहिए, सब रेस्ट्रिक्टेड एटम है, ठीक है, क्योंकि इनमें ही रेस्ट्रिक्शन ये लोग फेस कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्टेड एटम में ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए, होता है कंडीशन ऑफ जीआई, ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी, तभी जीआई की पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है। तो अगर एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए एन डबल बॉन्ड एन, यहां पे अगर देखें C6H5 बोले तो फिनाइल, ठीक है, मैं पीएच लिख देता हूं, या आप चाहते हो तो मैं वैसे ही लिखता हूं C6H5, और हमारे पास यहां भी C6H5 है, ये और कुछ नहीं बेंजीन ही है, ठीक है, बेंजीन एज अ ग्रुप, फिनाइल ग्रुप जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे अगर एक एक फिनाइल फिनाइल हो गया तो ऑब्वियसली दूसरा लोन पेयर होगा। तो आप देखो ये तो बिल्कुल जीआई देगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्लस रेस्ट्रिक्टेड एटम में देखो ये ग्रुप्स डिफरेंट हो गए, ये ग्रुप्स डिफरेंट हो गए, तो यस इट विल गिव जीआई। लोन पेयर मैं तुम्हें बता देता हूं, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर देखें ए हमारा, हमें क्या बोला है कि डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज इट शोज आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं ऑप्शन बी पे। बी को अगर देखेंगे CH C6H5, यहाँ पे CH C6H5, यहाँ पे देख सकते हैं एक तो पाई बॉन्ड तो आ ही चुका है, तो उसकी वजह से तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ही, प्लस आप देख रहे हो ग्रुप्स भी डिफरेंट है, तो अगर ग्रुप्स डिफरेंट होंगे यस इट विल शो जीआई। तो हमारे लिए ये फेवर्ड नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कौन जीआई नहीं देगा। अब अगर देखें ऑप्शन सी में, तो आप देखो पाई बॉन्ड तो है ही, पाई बॉन्ड तो है ही, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड एटम में भी देखे, अगर कार्बन में देखे ग्रुप्स डिफरेंट हो गए, नाइट्रोजन में भी देखे ग्रुप्स डिफरेंट हो गए, तो ये तो जीआई दे रहा है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन डी देखो, डी होगा हमारा सही आंसर। कैसे, अगर हम देखें सी डबल बॉन्ड एन, C6H5 C6H5, एन पे लोन पेयर और CH3। आप लोग बार बार सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता, ये भविष्यवाणी आप कैसे कर रहे हैं कि लोन पेयर यहाँ पे होगा। रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप कौन सा है 15, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रहने के लिए 5 होना चाहिए, इसलिए मुझे पहले से बॉन्ड से तो शो हो ही गया 3, ऑब्वियसली एक लोन पेयर ही होगा। तो यहाँ पे देखो ग्रुप्स इधर तो डिफरेंट है, लेकिन इधर क्या हो गए सेम, फंस गया है, तो ये जीआई नहीं देगा, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो अगर 83 की बात करें, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल। ब्यूटेन 2,3 डायोल ये कंपाउंड है आपका, तो इसमें बोला ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर कितना है। तो स्टीरियोआइसोमर के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हो गया कायरल सेंटर और ये हो गया कायरल सेंटर। तो भाई लोग आपको पता ही है कि एवरी कायरल सेंटर इज अ स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो हमारे स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए 2। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो आप देखो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक्सटेंसिवली एकदम यूजुअल कन्वेंशनल मेथड लगा के सॉल्व करो, उससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला वाला भी यूज कर सकते हो। तो पहले मैं फॉर्मूला से बता देता हूं, फिर कन्वेंशनल मेथड से बता दूंगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर फॉर्मूला से बताइए, तो ठीक है यार फॉर्मूला से बता देता हूं। अगर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें, लेकिन ध्यान रहे फॉर्मूला के लिए हमें बोला गया है इट इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये देखो मॉलिक्यूल देख के पता चल रहा है, मिरर इमेज बना सकता है,
तो इट्स सिमेट्रिकल। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो हमें पता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सिमेट्रिकल के साथ ये इवन भी है। नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कितने हैं? 2। ये जो मैंने स्मॉल n लिखा है, दिस इज फॉर नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। तो इट्स 2 to the power 2 minus 1 प्लस 2 to the power, मतलब अगर मैं फॉर्मूला अगर मैं लिख के आपको बताऊं, जो एक्चुअल फॉर्मूला है 2 to the power n minus 1 प्लस 2 to the power n by 2 minus 1। मैं आपको बता देता हूं इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला बिल्कुल ऑप्टिकल जैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल की बातें हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है कैरल सेंटर वगैरह, इट इज अ पार्ट ऑफ ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये वाला जो पार्ट होता है इस फॉर्मूला में, आप लोगों को पता ही होगा, यही पार्ट होता है ऑप्टिकली एक्टिव वाला। ये हमें बता देता है कितने इसमें ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जबकि ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है मीजो कंपाउंड वाला पार्ट, इजंट इट? तो हमें पूरा फॉर्मूला लगा के इतिहास नहीं बताना था, हमें बस पूछा गया है कि ऑप्टिकली एक्टिव बता दो। तो सीधा सीधा बात है भाई, 2 to the power n minus 1 ही हमें कहानी बताएगा ऑप्टिकली एक्टिव का। तो 2 to the power 2 minus 1 दैट इज 2 to the power 1, तो 2 आ जाएगा आंसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे, मतलब ये तो ठीक है फॉर्मूला से आप बता रहे हैं, कन्वेंशनली इसको कैसे बता सकते हैं? वैसे भी बता सकते थे, मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली अगर आप पूरा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते थे तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है? 2 कैरल सेंटर है कि नहीं? व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज? आपने आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ इसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर आर आ जाए, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एस एस आ जाए, एक ऐसा पॉसिबिलिटी आ सकता है कि लेफ्ट वाले को आर और राइट वाले को एस ले लेते हैं। अब लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि सर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी भी तो आना चाहिए कि लेफ्ट वाले को एस राइट वाले को आर ले लेते। नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। तो अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर आपने इसको आर लिया है तो आपने इसको, अगर आपने इसको आर और इसको एस कंसिडर कर लिया है तो वापस से आप फिर अगर इसको आर और इसको एस ले लिया है, वापस से आप इसको आर नहीं ले सकते, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यू कैन नॉट रिपीट द सेम स्टफ बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। तो अगर मैंने लेफ्ट वाले को आर और राइट वाले को एस कंसिडर किया है तो ऑलरेडी मैंने ये वाला केस भी ले लिया है कि राइट वाला आर और लेफ्ट वाला एस होगा। ऐसा क्यों? अगर आपको फिर भी लग रहा है नहीं सर जमा नहीं, तो मैं आपको बताता हूं, अगर ये आर और ये एस हो चुका है तो आपको पता है कि इंटरनल कंपनसेशन इसमें होगा। तो इंटरनल कंपनसेशन अगर हो रहा है तो हमें पता है कि इंटरनल कंपनसेशन में एक कंपाउंड को हम उसका मिरर इमेज नहीं ले सकते। क्या मीजो का मिरर इमेज होता है? कभी नहीं। लेकिन यहां पे जो आर आर और एस एस आ रहा है ये सब ऑप्टिकली एक्टिव है, प्योर है। आर आर का एक रोटेशन होगा, एस एस का जो रोटेशन आएगा वो आर आर के रोटेशन से ऑपोजिट होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए हमारे पास इन टोटल कितने हैं पॉसिबिलिटीज? 3। अब इसमें ये दोनों जो है, आपको पता है आर आर या एस एस का कोई ऑप्टिकल रोटेशन तो होगा, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, ये सब हो गए ऑप्टिकली एक्टिव वाले पार्ट। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था अभी, एक आर और दूसरा एस, मतलब वो एक दोनों के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। इंटरनल कंपनसेशन पढ़ा होगा आपने मीजो कंपाउंड में, विद इन द मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं तो नेट रोटेशन 0 हो जाता है। यही तो पार्ट होता है मीजो का, मीजो कंपाउंड। तो हमारे क्वेश्चन में हमें बस ऑप्टिकली एक्टिव पूछा था, उसका आंसर है 2। अगर हमें मीजो पूछ लेते तो आंसर हो जाता 1। आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अब आपके ऊपर चॉइस था कि आप कैसे करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है? ऑब्वियसली यू हैव टू सेव टाइम। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, ठीक है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें देखो हमें 4 ए बी सी डी दिया हुआ है, O प्लस H, ये हो गया A, यहाँ पे नाइट्रोजन H, ये हो गया B, यहाँ पे OH, ये हो गया C, N H CH3, ये हो गया प्लस, ठीक है? तो एक बार मैं देख लेता हूँ, OH O पे पॉजिटिव, NH न्यूट्रल, OH न्यूट्रल, और यहाँ पे NH CH3 पॉजिटिव। हमें बोला है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो भाई लोग ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है, हमें इसमें ऑर्डर बताना है। तो हमें तो पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर ऑर्डर देखें हम लोग तो O प्लस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर N प्लस, उसके बाद आता है न्यूट्रल ऑक्सीजन, फिर आता है न्यूट्रल नाइट्रोजन। यही तो ऑर्डर होता है। प्लस हमें यह भी तो आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन दो फंडों से हम क्या बता सकते हैं
कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आ जाएगा, जिसके पास O प्लस है A, उसके बाद जिसके पास N प्लस है D, उसके बाद जिसके पास न्यूट्रल ऑक्सीजन है C, और लास्ट पोजीशन गोज टू B। तो ADCB हमारा सही आंसर हो जाएगा, दैट इज C कैलकाटा। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में यहां बेंजोइक एसिड का रिएक्शन दिया हुआ है, किसके साथ, NaHCO3 और यहां पे स्टार मार्क, ठीक है। और हमें बोला है कि CO2 बनेगा प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि C प्लस किसके पास जाएगा, तो देखो बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो ये प्रोडक्ट इन्होंने दिया है, ठीक है, उन्होंने तो हमें रिएक्शन में हेल्प कर ही दिया है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि कुछ चीजें हमें इसमें पता होना चाहिए था कि ठीक है ये Na प्लस है, ये HCO3 माइनस है, तो Na प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, एसिडिक H निकल जाएगा, ये तो हेल्प चलो हुआ है कि बेंजोएट आयन हमें बना दिया है, ठीक है। लेकिन CO2 डायरेक्टली कैसे आया, तो मैं आपको थोड़ा बताता हूं ये कैसे आया है। ये जो HCO3 माइनस है ये क्या करेगा, H प्लस को ट्रैप कर लेगा, जिससे बनेगा क्या, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो अब भी ध्यान से देखना, ये जो C स्टार है हमारा, ठीक है, ये जो C स्टार है ये अभी भी कार्बन पे ही है, क्योंकि HCO3 माइनस पे अगर उसने H प्लस ट्रैप किया तो C स्टार H2CO3 में ही होगा। अब ये फर्दर टूट के बनाएगा H2O प्लस CO2, हैव यू अंडरस्टूड, ये तोड़ के बनाता है H2O प्लस CO2, तो ये C स्टार CO2 में आ जाएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक ही चीज ऐड करना था, एक H2O भी आएगा और ये C स्टार जो है इस कार्बन पे आ जाएगा, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी A असम, ठीक है। विद दिस हमारा सेक्शन A कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन B की, ठीक है। सेक्शन B में विल स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 86। तो हमें बोला है डाइपोल मोमेंट ऑफ विच कीटोन इज मैक्सिमम। डाइपोल मोमेंट के लिए हमें ये देखना है चार्ज और डिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर है, कोई भी एक फैक्टर। ऑब्वियसली इन केसेस में जनरली ज्यादा प्रायोरिटी ऐसे पोलर कंपाउंड्स में, ठीक है, क्लियर, जहां पे पोलैरिटी आ सकती है उसमें हम लोग चार्ज को ही ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अब देखो इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे। तो ए ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा नहीं, बिकॉज इसमें अगर आप पोलैरिटी लाते भी हो, ठीक है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एक बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस sp3 है, ठीक है, ये वाला sp3 है, एक नॉन एरोमेटिक बन रहा है, तो ऑब्वियसली इस फॉर्म में जाने का कोई फायदा है नहीं। वैसे अगर देखें हम लोग ऑप्शन बी में भी, इसमें भी आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं अगर हम इसमें रेजोनेंस करें भी, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक ही बन रहा है sp3 के वजह से, दिस इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। बट अगर ऑप्शन सी को देखोगे, यहां पे अगर आपने रेजोनेंस कर दिया, इससे फायदा ही फायदा है। पाई इलेक्ट्रॉन इधर, ये हो गया O माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये जो रिंग है ये एरोमेटिक बन गया है। तो मैं आपको बताता हूं अब ये परमानेंट हो जाएगा क्योंकि रिंग एरोमेटिक बन चुका है। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आफ्टर रेजोनेंस अगर रिंग एरोमेटिक बन जाए, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आफ्टर रेजोनेंस अगर रिंग एरोमेटिक बन जाए, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग क्वासी एरोमेटिक। मतलब ये जो लेफ्ट वाला कंपाउंड है इसको आप बोलोगे क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक बोले तो कंपाउंड्स इन विच आफ्टर रेजोनेंस इट फॉर्म्स एन एरोमेटिक रिंग, दे आर नोन एज क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। मैं तो इसे कजिन ब्रदर ऑफ एरोमेटिक भी बोलता हूं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स का सीन क्या है कि इसमें चार्ज जो है ये परमानेंट हो जाता है। ये चार्ज आप देख सकते हो, नाउ इट इज परमानेंट बिकॉज एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो चुका है। अगर चार्ज परमानेंट है तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वासी एरोमेटिक के लिए कुछ कुछ चीजें आप ऐसे जान सकते हो, दे हैव वेरी हाई डाइपोल मोमेंट। अब ये मैंने बोल दिया तो इससे अब हमें एक और अच्छा चीज पता चल जाता है कि these compounds will have higher solubility in water because water is a polar solvent and we have already studied that light dissolves like। तो इन चीजों को ऐसे हम लोग लिंक कर सकते हैं, क्लियर है बात। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे इसमें, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि सर डी की कहानी में क्या प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें बताता हूं डी भी कुछ नया नहीं दे रहा है, हमें वही नॉन एरोमेटिक का ही सिनेमा बता रहा है। अगर तुम यहां पे रेजोनेंस करोगे तो यहां पे वही sp3 का भरमार
दैट इज नॉन एरोमेटिक, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। तो बाकी सब ऑप्शन में दम नहीं है, सी एक है, ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 87 के साथ। 87 में क्या पूछा है हमें, विच कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल। तो इसके लिए तो यार कार्बोकेटायन हमें ड्रॉ करना होगा। ए ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो मेरे हिसाब से यही कंपाउंड है हमारा, ठीक है। चलो अब हमें देखना है सबसे स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन है। तो अगर हम लोग देखें ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, अल्फा एच इज 1। यहां पे अगर देखें रेजोनेंस ही रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट पी ऑर्बिटल, और यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब आप देख सकते हो यहां पे कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस, ठीक है। यहां पे अगर देखें ये कार्बोकेटायन तो हाईली अनस्टेबल है बिकॉज ऑफ दिस sp2 कार्बन। sp2 अपना माइनस आई लगाएगा जिससे ये कार्बोकेटायन को अनस्टेबल करेगा, ठीक है। लेकिन ये कार्बोकेटायन में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है क्योंकि इसमें भी रेजोनेंस है। तो यहां पे देखो बी और डी में ही होगा असली टक्कर, और ये ए और सी एलिमिनेट हो गए क्योंकि एक में हाइपर कॉन्जुगेशन और एक में ये माइनस आई का अनस्टेबिलिटी। बी और डी दोनों में रेजोनेंस है, लेकिन ज्यादा रेजोनेंस किस में, ऑप्शन बी। तो बी बॉम्बे इज करेक्ट, सही किया होगा मेरे हिसाब से सबने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो 88 में देखो, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इज। तो यहां पे देखो पहले तो ऑप्शन ए बी सी डी में एक ऑप्शन को तो मैं चेक ही नहीं करूंगा, ए बी और डी में फिर भी कंपेयर करवा दूं मैं एबीडी विलियर्स में, लेकिन सी ऑप्शन नहीं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है यार, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तुम मुझे बताओ, अगर किसी की विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी तो क्या उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी? नहीं। तो सिंपल है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, डोनेटिंग टेंडेंसी कम। तो हमें चेक करना था ए बी और डी में। ए में कौन है, ये इसको बोलते हैं पिरिडीन। बी में कौन है, इसको बोलते हैं पाइरोल। डी को लिख लेते हैं। सी मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम। डी में अगर देखें, क्योंकि डी में सब में नाइट्रोजन है तो इनको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखो लोन पेयर तो सबके पास है, लेकिन यहां पे अगर देखें एक डिफरेंस है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि यहां पे अगर तुम डीलोकलाइज करोगे भी, तो अब देखो लोन पेयर को मैंने टच भी नहीं किया है, इसलिए ये लोकलाइज्ड है। जबकि ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, इट इज पार्ट ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम। दिस लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम प्लस इट इज डीलोकलाइज्ड। तो ये सबसे घटिया बेस हो जाएगा इनमें, इन तीनों में, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं डी में, अब डी में भी मैं आपको बता सकता हूं ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है तो ये भी लोकलाइज्ड है। तो असली कंपटीशन ए और डी के बीच में है, लेकिन दोनों ही लोकलाइज होने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा। ये नाइट्रोजन का देखो हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो आपको तो पता है 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर को ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और यहां पे इस नाइट्रोजन को अगर देखें 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर मतलब स्टेरिक नंबर 3 sp2। तो हमें तो पता है sp2 और sp3 में sp2 का एस कैरेक्टर ज्यादा होता है 33.3%, sp3 का कितना होता है 25%। मोर इज द एस कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डोनेटिंग टेंडेंसी कम, इसलिए बेस्ट बेस डी होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर, सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। द कंपाउंड विथ नो डाइपोल मोमेंट इज, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है? नो डाइपोल मोमेंट मीन 0 डाइपोल मोमेंट। तो हमें पता है 0 डाइपोल मोमेंट के लिए हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं। तो आपको बेसिकली बॉन्डिंग में देखना होगा, डाइपोल मोमेंट में जो कंपाउंड्स डायटोमिक में 2 टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, एक होते हैं होमो एटॉमिक, एक होता है हेट्रो एटॉमिक। अगर एटम सेम है, डायटोमिक मतलब 2 एटम वाले, अगर एटम सेम है तो उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक, अगर एटम्स डिफरेंट है तो उसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। जो भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट 0 रहता है, हेट्रो एटॉमिक का नॉन 0 रहता है। फिर हम आते हैं पॉली एटॉमिक में, पॉली मतलब 1 से ज्यादा एटम्स वाले, तो उसमें फिर 2 टाइप आ जाते हैं, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब अगर सारे सराउंडिंग एटम्स सेम है तो हमारा डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अनसिमेट्रिक मतलब अगर सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है तो हमारा डाइपोल मोमेंट नॉन 0 होता है। लेकिन अनसिमेट्रिक में भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे HCF2 हो गया, HCF5 माइनस हो गया, HCF4 हो गया। ये लोग इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनसिमेट्रिक सिमेट्रिक की तरह बिहेव करते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो हमको बेसिकली डाइपोल मोमेंट 0 वाले को ही देखना है। तो हमारे पास ऑप्शंस है होमो एटॉमिक, सिमेट्रिक एंड देन दीज 3 एक्सेप्शंस, HCF2, HCF4 एंड HCF5 माइनस। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूं तो मिथाइल क्लोराइड ये आ जाएगा सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट वाले में, एक हाइड्रोजन और एक Cl आ गया, तो ये अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक मतलब
हमारा डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी देखे तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स आपके सेम हो गए तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, क्योंकि ये आ जाता है सिमेट्रिक के टाइप में। यस, दिस इटसेल्फ इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट है। सी ऑप्शन अगर हम लोग देखें, मैं बाकी भी बता ही देता हूँ, मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन मतलब CH2Cl2, ठीक है। इसमें अगर देखें सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। इट विल ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसिमेट्रिक। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, तो इसमें भी अगर देखें सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है, ये भी उसी कैटेगरी में आएगा, अनसिमेट्रिक, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग आते हैं 90th क्वेश्चन में। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन एल्कीन्स? कौन सा आइसोमेरिज्म एल्कीन्स में पॉसिबल नहीं होता है? तो चेन आइसोमेरिज्म एल्कीन में बिल्कुल पॉसिबल होता है, ज्योमेट्रिकल तो बिल्कुल पॉसिबल होता है क्योंकि पाई बॉन्ड सिस्टम है। मेटामेरिज्म कभी भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मेटामेरिज्म के लिए हमें चाहिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें ईदर साइड में कार्बन एटम्स ऑब्वियसली डिफरेंट होने चाहिए, नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट, उसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। तो मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं हो सकता, यही हमारा करेक्ट आंसर है। डी अगर देखें पोजीशन आइसोमेरिज्म बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स दे के बताता हूं ताकि आपको ये ज्यादा कन्विंसिंग लगे, ठीक है, इन केस यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर आइडिया। तो आप देखो जैसे एल्कीन्स के लिए चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो। यहाँ पे पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। यहाँ पे पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो एल्कीन से हमने चेन आइसोमेरिज्म बता दिया। वैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल भी बता सकते हैं, ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, ये भी पॉसिबल है। इवन पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी बता सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हो पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट पे था, अभी सेकंड पे आ चुका है, तो दिस इज पोजीशन। यहाँ पे सिस ट्रांस आपने पढ़ा होगा, सिमिलर ग्रुप सेम साइड सिस, सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट ट्रांस, ठीक है। यहाँ पे आपने पैरेंट चेन में डिफरेंट, तो इन सब का पॉसिबिलिटी आपने एल्कीन में देख लिया, तो ये सब में पॉसिबल, लेकिन मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं है। मेटामेरिज्म कैसा होता है? जैसे अगर हम लोग कोई ईथर ले लें, सपोज इथॉक्सी इथेन को ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसमें बाई लिंकेज है, ठीक है। तो अगर एक मिथाइल को हमने इस साइड ले आया, तो आप देखो इन दोनों ईथर में पॉलीवैलेंट तो ही, पॉलीवैलेंट मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी फंक्शनल ग्रुप, ये साइड डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया। तो ये सब सारे बाकी सब तो दे सकते हैं, मेटामेरिज्म नहीं दे पाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। अब बात करते हैं 91 का, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड्स। तो इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं। CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH3CH3। तो इसमें हमें बोला है कि नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स कितना होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर हमें स्टेरिक नंबर 4 मिल जाए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर 4 मिल जाए तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, इन हाइड्रोजन को अगर मैं ऐसे सुंदर तरीके से लिखूं, तो आप लोग देखो यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखूं, आपको पता है चारों ग्रुप सेम है, तो किसी एक का निकाल ले तो सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होगा। मुझे बताओ 1 2 3 4 4 सिग्मा हो गए कि नहीं? तो ऑब्वियसली sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये कार्बन भी sp3। लेकिन आप बोलोगे ये कार्बन, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp2 हो जाएगा, ये भी sp2। हमें क्या बोला गया था? सिर्फ sp3 पूछा गया था, तो कितने sp3 है? 1 2 3 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी, इजी क्वेश्चन। अब आते हैं 92 पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज मोस्ट स्टेबल? तो अगर हम लोग देखें, ऑप्शन ए में हमें ये कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, ऑप्शन बी में हमें ये कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, ऑप्शन सी में हमें ये कार्बोकेटाइन दिया है टर्शरी वाला, ऑप्शन डी में ये वाला कार्बोकेटाइन हमें दिया है। तो देखो सारे कार्बोकेटाइन अगर दिए हुए हैं तो हमें याद करना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन को, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो हाइपर कॉन्जुगेशन देता है। तो इसका अल्फा एच अगर निकालेंगे, व्हाट इज अल्फा एच? एडजेसेंट कार्बन का पड़ोसी फर्स्ट अटैच कार्बन, तो ये हो गया अल्फा कार्बन। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो अल्फा एच का वैल्यू आ गया 2। इसका पड़ोसी कौन है? ये दोनों अल्फा एच, ये दोनों सॉरी अल्फा कार्बन है, तो उनके हाइड्रोजन 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। हमेशा ध्यान रखना कार्बोकेटाइन के लिए अल्फा कार्बन कौन सा होगा? उसका फर्स्ट अटैच कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, ठीक है। उसी के हाइड्रोजन हमें काउंट करने होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए।
3 + 2 5, इसका कितना हो जाएगा यार 3 3 6 3 9, इसका दुख के साथ बोलना पड़ रहा है 0 0, ठीक है। तो जिसका अल्फा एच ज्यादा, मोर इज द अल्फा एच, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कैलकाटा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन डील करते हैं, दैट इज 93। तो द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स इन 2244 टेट्रामिथाइल पेंटेन। 2 डिग्री मतलब अगर हम लोग देखिए एक एक करके 1 डिग्री कार्बन मतलब a carbon which is attached to only one carbon, that is 1 degree or primary carbon. What do you mean by 2 degree carbon? When a carbon is attached to 2 carbon atoms, that is a 2 degree carbon or a secondary carbon. What do you mean by a 3 degree carbon? 3 degree या फिर tertiary carbon हम उनको बोलते हैं the carbon atoms which are attached to 3 carbon atoms, and a 4 degree or a quaternary carbon is when a carbon is attached to 4 carbon atoms. Simple. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, पहले कंपाउंड हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन मतलब हो गया ये 2244 मतलब ये हो गया सेकंड पोजीशन अगर नंबरिंग ऐसे कर दें, और ये हो गया 4 पे 2 मिथाइल, ठीक है। तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन, ये हो गया पेंटेन। तो सबका डिग्री बता देता हूं ताकि हमें फाइनल आंसर मिल जाए। तो हमें बोला 2 डिग्री कितना है, चलो इसका डिग्री क्या है, ये एक कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री, ये एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, ये एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, ये 4 कार्बन से अटैच्ड है तो 4 डिग्री, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, ये 4 कार्बन से अटैच्ड है तो 4 डिग्री, ये एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सब लोग एक कार्बन से अटैच्ड। तो हमें अल्टीमेटली 2 डिग्री कितना मिला, बस एक, तो आंसर हो जाएगा 1, दैट इज ए आसान। 94 से वापस से हमारा कंटिन्यू होगा फिजिकल सेक्शन। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट बेसिक। अब देखिए आपको पता होगा कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, तो बेसिकली आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मेटालिक है। तो आपको एलिमेंट्स कौन कौन से कंपेयर करने हैं 94 में, Na, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और सल्फर। इन चारों में अगर हम देखें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा, सोडियम होगा, तो उसी का ऑक्साइड जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर इज Na2O, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 95 आपसे क्या बोला गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ठीक है। चलिए देखते हैं, केयरफुल रहना इस तरह के क्वेश्चंस में क्योंकि एक एक स्टेटमेंट को हमें अच्छे से एनालाइज करना होगा। अब बताइए 95 ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बोल रहा है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। आपको पता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल चेक करने के लिए हमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका मैग्नीशियम में नियॉन के बाद 3s2 आता है और यहाँ पे नियॉन के बाद 3s2 3p1 आता है, राइट। तो आपको दिखाई दे रहा होगा फुली फिल्ड s, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। तो एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम से कम होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। माने हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चलो चेक करते हैं, ऑप्शन स्टेटमेंट बी। अब मेरे को बताइए द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। तो बेसिकली सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल चेक करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिकली उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव कर देना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड we are trying to compare the ionization potential of their unipositive cations। तो सोडियम है और मैग्नीशियम है। Na+ और Mg+ को अगर आप देखें, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो बिल्कुल नियॉन के जैसा ही होगा जो कि एक नोबल गैस है। Mg+ का अगर आप देखें तो वो होगा नियॉन के बाद 3s1। तो आप मेरे को बताइए, ये ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है तो इसके लिए ज्यादा होना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर। तो ऑफ कोर्स ये वाला स्टेटमेंट क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। दिस मेक्स बी आर करेक्ट आंसर, लेकिन फिर भी हम सी और डी जरूर चेक कर लेंगे। सी मेरे को बताइए क्या बोल रहा है, सी द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। तो मेरे को बताइए सोडियम क्या होता है, नियॉन के बाद 3s1, और मैग्नीशियम अगर हम देखें तो नियॉन के बाद 3s2। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला बात ये तो फुली फिल्ड एस सबशेल भी है, और ऊपर से अगर आपको ऑर्डर याद हो तो आपको याद होगा कि मैग्नीशियम का तो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होता है। तो और ऊपर से सोडियम ग्रुप 1 एलिमेंट है
उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, तो ऑब्वियसली सोडियम का जो होगा वो मैग्नीशियम से कम होगा। तो ऑप्शन सी वही बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी क्या बोला? द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। चेक कर लेंगे। थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल चेक करने के लिए हमें क्या करना है? पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेना है। यानी कि इस बार हमें क्या करना होगा? उन मेटल्स के बाय पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करना होगा। तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो बन चुका है Mg2+, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर है। और एल्यूमिनियम का अगर देखें Al2+, तो Al2+ वुड बी नियॉन के बाद 3s1। तो आप मेरे को बताइए किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? तो मेरे को बताइए, मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बिकॉज वो निकालने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। बट Mg2+ ऑन द अदर हैंड इज ऑलरेडी इन दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, तो मैग्नीशियम वाला ज्यादा होगा। तो ऑप्शन डी वही बता रहा है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है आउट ऑफ 4? ऑप्शन बी। ओके, आएंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। Question number 96. 2 gases A and B having the same volume diffuse through a porous partition in 20 and 10 seconds respectively. The molecular mass of A is given 49 U. Molecular mass of B will be. ठीक है, मेरे को बताइए। 2 gases A and B having the same volume. ठीक है, एक चेम्बर है, उसमें A है B है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। एक लेट्स से हम बोल सकते हैं पोर है हमारे पास, एक पोर है जिससे हमारा क्या हो सकता है? हमारा गैसेस लीक हो सकता है। अब मेरे को बताओ, 2 गैसेस हम जानते हैं रेट ऑफ एफ्यूजन अगर हम कंपेयर करें तो वो किसके बराबर होता है? मोलर मास ऑफ बी बाय मोलर मास ऑफ ग्राहम्स लॉ, राइट। अब आपको बोला गया है, आपको टाइम दिया हुआ है, ओके। तो बोला अगर टाइम देखें, देखो रेट को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वॉल्यूम एफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कि इसको हम V बाय टी भी लिख सकते हैं। और रेट को अगर हम V बाय टी के रेशियो में एक्सप्रेस करें, VA बाय TA डिवाइडेड बाय VB बाय TB विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ MB बाय MA। अब देखिए वॉल्यूम बोला हैविंग द सेम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दोनों का सेम है। वॉल्यूम अगर दोनों का सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस रेशियो विल एक्चुअली बिकम TB बाय TA इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मोलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A। ओके, अब देखिए टाइम कितना दिया हुआ है आपको। बोला है A को लगा है 20 सेकेंड, B को लगा है 10 सेकेंड। तो A को लगा है 20 सेकेंड, B को लगा है 10 सेकेंड इज इक्वल टू, आपको क्या दिया हुआ है? आपको मोलिकुलर मास ऑफ A दिया हुआ है 49। तो ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ B निकाल लेंगे, ये 49 हमें पता है। तो एक काम कीजिए, ये 10/20 इज नथिंग बट 1/2। हम दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों साइड्स का अगर हम स्क्वायर ले लो, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 एंड दैट विल बी इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ B डिवाइडेड बाय 49। दैट 49, अब मेरे को बताइए इसका मतलब मोलिकुलर मास ऑफ B क्या होना है? 49/4 and that is going to be equal to 12.25. 12.25 is our option number C, which is going to be our correct answer. Okay, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल 97. The root mean square velocity of 1 mole of a monoatomic gas having molar mass m is URMS. The relationship between the average kinetic energy of the gas and URMS is, okay. अब kinetic energy of the gas can be defined as half of molar mass URMS square. आपसे पूछा है URMS square क्या होगा? तो kinetic energy को ही ये लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं बेटा? Instead of Ke, they are just expressing it using E. Okay? अब URMS square will be equal to 2E by M and URMS will be equal to square root of 2E by M, right? और ये है ऑप्शन नंबर C, डायरेक्ट। ओके, आगे आते हैं 98। देखिए आपसे क्या बोला गया है? द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट गिवन टेम्परेचर T इज। तो मेरे को बताइए एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर T। अब जब आइडियल गैस हम कंसिडर करते हैं, हम मानते हैं कि उन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है, तो उनके बीच में किस तरह का एनर्जी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। और वही एनर्जी को हम एवरेज एनर्जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मेरे को बताइए द एवरेज एनर्जी हम क्या बोल सकते हैं पर मॉलिक्यूल? जब हम बोलते हैं पर मॉलिक्यूल, तो आपको याद होगा उसे हम 3/2 KT से रिप्रेजेंट करते थे एंड K where K is the Boltzmann constant and Boltzmann constant can be written as R by Na into T, right?
तो मेरे को बताइए ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी, विच इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। प्योर हाइड्रोजन सल्फाइड इज स्टोर्ड इन अ टैंक ऑफ 100 लीटर कैपेसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm प्रेशर। द मास ऑफ द गैस विल बी। तो मास निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा? यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स चेक करूं तो वो क्या होगा? पीवी बाय आरटी। प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको? 2 atm। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 100 लीटर। आर क्या यूज करेंगे? 0.0821 इनटू टेम्परेचर दिया हुआ ऊपर से 20 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने से आ जाएगा 293, राइट। और ये तो आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। अब उससे हमको क्या करना होगा बेटा? उससे हम नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया है, हमें मास निकालना है। मास विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो मेरे को बताइए मोल्स आ गया हमारा 200 डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 293 इंटू क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S का मोलर मास कितना होता है? 34। तो इसको 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 34 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो मेरे को बताइए कितना आ जाएगा? 200 डिवाइडेड बाय 0.0821 को लिखा जा सकता है 1/12, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 34 से, और यहाँ पे रहेगा हमारा 293, राइट। अब आप मेरे को बताइए 34 इंटू 12, ठीक है? 34 इंटू 12 हमको उसको लिख सकते हैं 34 इंटू 10 क्या होता है? 340, और उसके बाद उसको वापस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 34 इंटू 268 से। तो 34 इंटू 12 जो होता है वो हम क्या बोल सकते हैं? 34 इंटू 10 प्लस 34 इंटू 2। 34 इंटू 10 इज 340 एंड 34 इंटू 2 इज 68। तो ये आ रहा है आपका 408 मल्टीप्लाइड बाय क्या नंबर आ रहा है? 200 बाय 293। सॉरी, देयर इज नो 1 हियर। 200 बाय 293। तो इसको जस्ट फॉर अप्रोक्सीमेशन हम क्या मान सकते हैं बेटा? 2/3। अगर मैं इस 293 को 300 के आसपास अज्यूम कर लेता हूं, तो 2/3 से अगर हम ये कर लें तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली आपका 266 के आसपास। 266 के आसपास जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, और वो होगा हमारा 282.68। आसपास कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो देयर इज नो पॉइंट स्पेक्यूलेटिंग। तो आंसर हमारा होगा ऑब्वियसली सी। ओके, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम एक एंट्रेंस एग्जाम में, राइट। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। मेरे को बताइए, गैसियस मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ A, 3 मोल्स ऑफ B, 5 मोल्स ऑफ C एंड 10 मोल्स ऑफ D इज कंटेन्ड इन अ वेसल। ठीक है, एक वेसल है हमारा, उसमें हमारे पास 4 गैसेस है, A है, B है, C है और D है। मेरे को बताइए इसका कितना मोल्स है? 2, इसका 3, इसका 5, इसका 10। ठीक है, आपको बोला है assuming that the gases are ideal and the partial pressure of C is 1.5 atm। ठीक है, तो आपको बोला the total pressure is, अब partial pressure of C अगर आप देखें, partial pressure of C को क्या मैं लिख सकता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ C into total pressure, राइट। अब partial pressure of C आपको कितना बता के रखा है? 1.5 is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा? तो मोल्स ऑफ C that is 5 divided by टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर आप देखें तो 10 है, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 प्लस 2 5, यानी कि 20 इंटू टोटल प्रेशर 5, 20 ये 4, तो देयरफॉर टोटल प्रेशर क्या होगा बेटा? 1.5 टाइम्स 4, 4 इंटू 1.5 इज नथिंग बट 6 atm, एंड 6 atm इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, With this, we conclude the discussion of our CPT-1. मेरे हिसाब से आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। द पेपर वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल बेटा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। देयर वाज लाइक इट वाज ओनली वेरीफाइंग योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पर्टिकुलर पेपर में आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि पहले के पर्टिकुलर पार्ट टेस्ट से जब टॉपिक्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गए तो हमें टाइम फिर कैसे मैनेज करना है। एंड आई होप लाइक द बेस्ट फॉर यू। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली टॉपिक्स और बढ़ेंगे और धीरे धीरे आप और भी टेस्ट देंगे जिसमें फुल टेस्ट वगैरह भी आ जाएंगे, तो आपको और टाइम मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन पता चलेगा। एंड आपको अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी एट ABC सेंटर। तो आप आगे इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच।